तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने कुछ कुछ चीजें ऐसी पढ़ी थी कि हम जब बोल रहे थे कि अगर इस घर का स्वामी यहाँ पर बैठेगा तो कैसे रिजल्ट दे सकता है। यही पढ़ा था हमने। रमन। हमने कहा था कि फोर्थ रमन लोग एक मिनट। की रमन एक मिनट, आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ी, देखो तो। आवाज नहीं सुनाई पड़ी, देखो तो जरा 2 मिनट। कुछ नहीं, तो इसको ऑन करना है। सुनाई नहीं पड़ रही। अब आ रही है आवाज? विनीता जी आवाज आ रही है अब? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है सर। ठीक है जी, ओके। पहले नहीं आ रही थी। ओके, कोई नहीं। तो सभी आ गए, सिर्फ दो लोग नहीं है। तो एक तो शादी में बिजी हैं और एक कहीं चुनाव में बिजी है। चलो, ठीक, नमस्ते सबको। नमस्ते जी। लेट हो गए आप 10 मिनट। हाँ जी सर, पता नहीं आज कैसे दिमाग से उतर गया क्लास में। मुझे हमने दीदी ने बहुत कॉल किया तब याद आया। महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन भी कर दिया। आप कैसे हो? सर रिकॉर्डिंग तो अभी शुरू हुई। अच्छा, ध्यान दे दिया आपने। चलो तो कुछ हाँ वो दिया, और अभी स्वाति जी और शिल्पी जी है ना, इनको पकड़ लेंगे। ये तो एकदम हमारे टॉपर्स पड़ोसी। हैं अभी। ये टॉपर्स हैं ये क्लास मैं में। टॉपर नहीं हूँ। तो पिछली क्लास में हमने कुछ डिस्कशन किया था कि अगर मान लीजिए कोई सा लोड कहीं पर बैठेगा, किसी घर का मालिक दूसरे घर में जाके बैठता है, तो वो किस प्रकार के रिजल्ट आपको दे सकता है। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि नीच भंग कैसे होता है किसी प्लेनेट का। सिर्फ एक ही उसमें किया था जब हम एक्सचेंज की बात कर रहे थे प्लेनेट। और हमने ये जाना था कि दिग्बल क्या है और अपना पक्ष बल क्या है। हमने वापस स्टार्ट किया था। दूसरा हमने ये जाना था कि जो एक्सचेंज होता है वो किस प्रकार से होता है और उसका क्या मतलब होता है। यही हमने डिस्कस किया है। तो अभी हम प्लेनेट के बारे में एक चीज और पढ़ने वाले हैं कि प्लेनेट की अपनी दृष्टियां होती हैं, एस्पेक्ट होते हैं प्लेनेट्स के। तो कौन से प्लेनेट के कितने एस्पेक्ट होते हैं वो हमको डिस्कस करने हैं, और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो आप लिख लीजिए, जो 7 के 7 प्लेनेट हैं, इवन 9 के 9 जो प्लेनेट्स हैं, उनमें से कुछ प्लेनेट की कुछ स्पेशल दृष्टियां होती हैं और कुछ की जो है नॉर्मल दृष्टियां होती हैं। जिनकी नॉर्मल होती हैं, या ऐसे कहें कि जो सातवीं दृष्टि है, जो सातवीं का मतलब क्या होता है कि जो अपने से ठीक सामने देख रहे हैं। जैसे अगर कोई प्लेनेट लगन में बैठा है तो वो कौन से घर को देखेगा? सामने, 7th हाउस को, क्योंकि उसके अपोजिट में क्या है? 7वां घर है। कोई प्लेनेट फोर्थ में बैठा है तो किधर देखेगा? टेंथ में। या टेंथ में बैठा है तो फोर्थ में देखेगा। थर्ड में बैठा है तो नाइन्थ में देखेगा। नाइन्थ में बैठा है तो थर्ड में देखेगा। दूसरे में बैठा है तो 8वें को देखेगा। 8वें में बैठा है दूसरे को देखेगा। छठे में बैठा है तो 12वें को देखेगा। 12वें में बैठा है तो छठे को देखेगा। यही कॉम्बिनेशन बनेंगे अपोजिट वाले। तो इसमें से सूर्य, लिख लीजिए, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इन 4 प्लैनेट्स की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, वो होती है सातवीं दृष्टि। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन प्लैनेट्स की सिर्फ एक दृष्टि होती है, वो दृष्टि होती है सातवीं। क्या यानी होती है सर? सातवीं दृष्टि अपने से सिर्फ ये सामने ही देखते हैं, अपने से सिर्फ सामने वाले घर को देखते हैं। अब इसके अलावा जो प्लेनेट बचे हमारे, तो कौन वो कौन से सातवां बचे? घर, वो सातवां घर देखते हैं बस। अपने से सामने वाला, जिस भी घर में बैठे होंगे, मान लीजिए सूर्य आपका लगन में बैठा है पहले घर में, तो वो कौन से घर को देखेगा? 7वें घर को, अपने से अच्छा। सामने वाले घर को। मान लीजिए किसी का सूर्य बैठा है 5th हाउस में, 5वें घर में, तो कौन से घर को देखेगा? 11वें घर को, क्योंकि उसके सामने कौन सा घर है? 11वां घर। सिर्फ अपने से सामने वाले घर को देखते हैं, उसको बोलते हैं हम 7th एस्पेक्ट। ये नॉर्मल एस्पेक्ट है, हर प्लेनेट के पास होता है, 9 के 9 प्लेनेट्स के पास। ठीक है? राहु केतु को आप इसमें एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जी कुछ प्लेनेट ऐसे होते हैं जिनका स्पेशल एस्पेक्ट होता है, जिनकी कुछ अभूतपूर्व दृष्टियां होती हैं, मीनिंगफुल एस्पेक्ट होते हैं कुछ के, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
उनमें कौन कौन से प्लेनेट है? एक प्लेनेट है मंगल, इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं, ये 3 जगह देखता है। पहली बात है कि कौन से घर को देखेगा? अपने से चौथे घर को, जहां भी मंगल बैठा होगा वहां से चौथे घर को देखेगा। ठीक है, तो मंगल की कौन सी दृष्टि हो गई? एक चौथी। दूसरी जो दृष्टि है, जो कॉमन दृष्टि है बाकी सारे प्लेनेट की तरह, वो है 7वीं, अपोजिट वाली। और एक और इसका स्पेशल एस्पेक्ट होता है, वो होता है 8वां। कौन सा होता है? 8वां। तो यानी कि मंगल के पास 2 स्पेशल एस्पेक्ट हैं, चौथा और 8वां। चौथा और 8वां। अब उसके बाद आप लिखिए बृहस्पति। एक मिनट, अब अपने से 8वें घर को और अपने से सामने वाले को भी ना? हाँ, सामने वाले को तो सभी प्लेनेट देखते हैं, हम्म, 7वीं दृष्टि सभी के पास है। फोर्थ एट्थ मतलब अपना घर भी इंक्लूड होगा? अपना घर इंक्लूड करते हुए, अपने से चौथे घर को और अपने से 8वें घर को। तो सर ये मंगल जहां भी बैठा होगा मतलब वो फोर्थ सेवेंथ और एट्थ तीनों जगह एक साथ देखता है? एक साथ देखता है। हम एग्जाम्पल्स करेंगे कैसे देखता है, वो अभी डिस्कस करेंगे, और अच्छा। कैसे काउंट करना है। हम्म। उसके बाद हम लिख रहे हैं बृहस्पति। बृहस्पति के पास भी 2 स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं, एक तो कॉमन एस्पेक्ट है 7वां, 2 स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं, वो होता है 5वां और 9वां। यानी कि अपने से 5वें घर को देखेगा और अपने से 9वें घर को देखेगा। अब उसके बाद लिखिए आप किसके बारे में? सैटर्न के बारे में, शनि के बारे में। उसके पास भी 2 स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं। पहला जो एस्पेक्ट है उसका, वो है तीसरा, अपने से तीसरे घर को देखेगा। अपने से तीसरे घर को देखेगा। दूसरा जो उसकी स्पेशल दृष्टि है, वो है 10वीं दृष्टि, अपने से 10वें घर को देखेगा। और 7वीं जो दृष्टि है वो कॉमन है, वो हर प्लेनेट के पास है। तो शनि के केस में 3, 10 और 7। मंगल के केस में 4, 8, 7। और गुरु के केस में 5, 9, 7। 7 मतलब कॉमन। अब मुझे राहु और केतु, ये तो एक डिबेट वाला सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसमें, कुछ लोग मानते हैं उनकी, कुछ लोग नहीं मानते। फिर भी आप लिख लीजिए, राहु के पास भी गुरु, राहु और केतु दोनों के पास गुरु वाला एस्पेक्ट होता है, यानी कि 5वां और 9वां। 5वां और 9वां। 7 कॉमन है। राहु केतु के केस में ना 7 को हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा एक्सेस में रहते हैं अपने आप। राहु अगर ऊपर है तो केतु उसके ठीक नीचे रहता है, यानी कि एक दूसरे से साथ में ही रहते हैं। तो इसलिए उनकी 7वीं दृष्टि का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जहां राहु को आप इंक्लूड कर लोगे तो उसके सामने आपको केतु मिलेगा, तो राहु की दृष्टि का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो राहु केतु के केस में 7वीं दृष्टि आप नहीं लिखें, 5वीं और 9वीं लिखें। चलिए जी, इन दृष्टियों का काम क्या है, कैसे काम करती हैं, उसको करने से पहले हम पहले ये समझ लें कि दृष्टियां कैसे कैसे हम काउंट करें। एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। केतु की भी 5वीं और 9वीं मतलब सेम ही है ना? सेम। मुझे एक डाउट है, सेकंड हाउस के अपोजिट हाउस कौन सा होता है, 8th या 9th? 8th हाउस। देखो सामने कुंडली में, यहाँ 8 के अपोजिट क्या है? 2। सामने जो स्क्रीन पे कुंडली लगी हुई है, 8 के अपोजिट में 2 है। मुझे 3 लगता है, मतलब ऐसे। नहीं, गलत लगता है। +6 9 कर के देना। ऑपोजिट 3 होगा ना सर? 9 के अपोजिट 3 होगा, +6 रखना है। +6 कर देना जो। और 5 कुंडली में के तो ऑपोजिट 11, कुंडली 6 के ऑपोजिट कुंडली को 12। कुंडली को देखते ही आपको ये समझ में एकदम आना चाहिए कि सामने कौन सा घर है। आप काउंट नहीं करने बैठे, मतलब काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा आपको। एटलीस्ट आपको अपोजिट तो समझ में आना चाहिए कि अपोजिट कौन सा घर है। चलिए जी, अब इस केस में हमने ये कहा कि सूर्य
चंद्रमा बुध और शुक्र के 7th एस्पेक्ट, 7वां दृष्टि है। बाकी जो प्लेनेट हैं यानी कि बृहस्पति, मंगल, शनि, इनके पास स्पेशल एस्पेक्ट भी हैं। राहु और केतु के केस में भी हमने 2 स्पेशल एस्पेक्ट को कंसीडर किया फिलहाल। तो अब हम यहां पर अगर देखें तो हम क्या बोलेंगे, इस चंद्रमा की दृष्टि कहां पर है? ये जो चंद्रमा है इसकी दृष्टि कहां पर है बताइए। इस कुंडली में सर इसकी पांचवें घर में है। 7th हाउस में नहीं, 12वें घर पांचवें में, इस कुंडली में चंद्रमा की दृष्टि किस घर पर है? किस घर पर है 6th पूछा? हाउस। 5वें घर सर। 5वें घर पर। क्योंकि ये वाला जो घर है जहां पे मंगल और शनि बैठे हैं, ये कौन सा घर है? 5वां घर है ना ये हम्म तो इसके अपोजिट कौन सा है? 11वां घर। ये अपोजिट है ना एक दूसरे के। हम्म तो चंद्रमा के अपोजिट कौन है यहाँ पे? मंगल और शनि। तो हम ये कहेंगे कि चंद्रमा की दृष्टि यानी कि जो चंद्रमा है वो कौन से घर को देख रहा है? 5वें घर को देख रहा है। किन किन प्लैनेट्स को देख रहा है? मंगल और शनि को देख रहा है। तो सर आपने तो अभी 7th घर लिखवाया हुआ है, चंद्रमा और सूर्य और बुध और तो शुक्र 7th ही में। तो बोल रहा हूँ, मैं भी तो 7th ही बोल रहा हूँ। मतलब अपने इंक्लूडिंग चंद्रमा। 7वीं अच्छा, दृष्टि, इंक्लूडिंग चंद्रमा। ओके ओके सर, ठीक है, ओके। 7वीं दृष्टि का मतलब है अपने से ठीक सामने देखेंगे वो। मैं यहाँ बैठा हूँ, जो मेरे एग्जैक्टली सामने बैठेगा मैं उसको देख रहा हूँ बैठ के। भाई ये बैठा है ठीक है सर। सूर्य, ये बैठा है शनि, ये बैठा है मंगल। ठीक तो है। इस चंद्रमा की जो दृष्टि है वो किस पर है? मंगल पर और शनि पर। ठीक है। हम्म हम्म ठीक है जी। अब सूर्य की दृष्टि कहां पर है? किस घर पर है सूर्य सूर्य की की दृष्टि दृष्टि? लग्न पर। लग्न पर, वेरी गुड। बुध की दृष्टि कौन से घर पर है? केतु जहाँ लिखा हुआ है, 12वें घर पे। 12वें घर केतु पर। 12वें जहाँ घर पे पे, है। शुक्र की दृष्टि कहां पर है? शुक्र का पे वही 12वें पे ही है। वो भी वही है। 12वें घर पर। अब ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि 12वें घर पर है। अब 12वें घर पर है तो ये बुध किसके घर को देख रहा है ये भी बता दीजिए मुझे। जो बुध की दृष्टि जिस घर पर जा रही है वो घर किसका है? वो भी बुध का आ, ही है सर। बुध का घर नहीं है, है। वेरी गुड। कैसे? अपने ही घर को देख रहा है ना। छठी राशि किसकी है? कन्या राशि किसकी है? हाँ, बुध बुध की। को। तो यानी कि बुध, हम ये कहेंगे कि भाई बुध जो है अपने घर को देख रहा है 7वीं दृष्टि से। हम्म क्लियर है? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन अच्छा। नहीं है अभी तक। अभी तो सिर्फ हमने नहीं सामने है वाली दृष्टि को देखा है। क्लियर है? जी। अब बताइए, मंगल की दृष्टि, स्पेशल दृष्टि की बात नहीं कर रहा मैं अभी। अभी सिर्फ मैं मंगल की 7वीं दृष्टि की बात कर रहा हूं। तो मंगल की दृष्टि किस पर है? 11वें घर पे। चंद्रमा पे। चंद्रमा पे, चंद्रमा पे। 11वें घर पर। वेरी गुड। शनि की दृष्टि किस पर है? चंद्रमा 11वें घर शनि की मून भी पे। चंद्रमा पे। चंद्रमा पे। गुरु की दृष्टि किस पर है? 7वीं दृष्टि पे। अ, लग्न लगन वाले पर। घर पे। लग्न पर। तो यानी कि लग्न पर कौन कौन से घर की दृष्टि आ गई? सूर्य की और जुपिटर की। सन सूर्य और की और जुपिटर जुपिटर की। की। वेरी गुड। 12वें घर पर किस किस प्लेनेट की दृष्टि आ गई? शनि मरकरी की नहीं, और शुक्र की। वेरी गुड। मतलब बुध और शुक्र। बुध और शुक्र की। हाँ। परफेक्ट हाँ, परफेक्ट, बुध और शुक्र। वेरी गुड। ये वाली कुंडली बताइए, इसमें चंद्रमा की दृष्टि किस घर पर है? छठे घर पे। सूर्य सूर्य और उस पर और मरकरी। छठे और घर। बुध पे। सूर्य बुध पर चंद्रमा की दृष्टि है। घर कौन सा है? छठा घर। 6th हाउस, 6th किस, हाउस। और सिक्स्थ किसका हाउस। घर है? किसका घर है वो? धनु बुध का। बृहस्पति। बृहस्पति बुध का। का। नहीं, बृहस्पति छठा का घर। घर है ना। धनु धनु। छठा घर नहीं, राशि तो छठी, वहां पे 9 नंबर है ना। हाँ, सॉरी मकान, सॉरी। मकान नंबर किसका लिखा हुआ है? जुपिटर। गुरु का। हाँ, जुपिटर। 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 जुपिटर जुपिटर। वेरी गुड। यहाँ पे बताइए, चंद्रमा किस घर में है, किस राशि में है, और किस घर को देख रहा है, और किसके घर को देख रहा है? चंद्रमा चंद्रमा तुला राशि फोर्थ में है, तुला हाउस चौथे राशि घर में में है। है। चौथे घर चौथा में है घर। और मंगल के चौथे सेकंड घर घर में को हाउस है। को देखता देख है। रहा है। और कौन से घर का स्वामी होके बैठा है मंगल?
कौन सा से घर सॉरी, का घर का मंगल स्वामी नहीं, मतलब चंद्रमा किस घर का स्वामी होकर बैठा है? चंद्रमा चौथे घर का। किस घर का स्वामी है? चौथे घर में बैठा है, स्वामी किस घर का है? लग्न 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 का। मंगल की, चंद्रमा की लग्न राशि, का, राइट। लग्न का, चंद्रमा का लग्न है ना ये 4 नंबर, कर्क राशि हाँ किसमें हाँ। है? लगन में। तो इसका मालिक कौन है? चंद्रमा। किस घर में मून। बैठा है? हाँ। चौथे घर में। फोर्थ गुड। शुक्र कौन से घर को देख रहा है? सर नहीं समझ में आया, शुक्र फिर से आप एक बार रिपीट करेंगे वो 11th। वाले सर शुक्र मून वाला 11th हाउस को देख रहा है। चंद्रमा वाला। ठीक है, चंद्रमा के केस में मैंने ये पूछा आपसे कि चंद्रमा किस घर में बैठा है, किसके घर में बैठा है, किसके घर को देख रहा है, कौन से घर को देख रहा है, और चंद्रमा कौन से घर का मालिक है। 5 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसका आंसर क्या था? चंद्रमा लगन का मालिक है, चौथे घर में बैठा है, शुक्र के घर में बैठा है, 10वें घर को देख रहा है, और मंगल के घर को देख रहा है। अच्छा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो राशि है किसमें है? लगन में, यानी कि लग्नेश कौन हो गया? चंद्रमा। किस घर में बैठा है? हम्म, 4th हाउस में। किसकी राशि में अच्छा, है? तुला राशि में बैठा है। तुला किसकी राशि में। राशि है ये? शुक्र की। किस घर को देख रहा है? 10वें घर को। 10वें घर में किसकी राशि है? मंगल की। मंगल की। अच्छा, राशि लॉट से ही सब, ठीक है ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? 7वीं दृष्टि का तो किसी को डाउट डाउट नहीं है? ठीक है जी। अब हम काउंट करते हैं मंगल की। मंगल की हमने पहली दृष्टि कौन सी बताई? जो स्पेशल दृष्टि है वो है चौथी। ठीक है, चौथी का मतलब क्या है? मंगल कहां पर बैठा है? मंगल ये बैठा है 10 नंबर में, 7वें घर में। ठीक है, मकर में। यही है, मकर में, मकर राशि में बैठा है मंगल। हम्म मकर राशि में मंगल कैसा होता है? उच्च का। हम्म ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के पर्पज से बोल रहा हूँ, दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है उच्च और नीच का। ठीक है, जी। हम्म तो यहाँ पर मंगल बैठा है 7वें घर में। अब काउंट करो आप 7वें घर से, 1 2 3 4। 3 4 कौन से घर पे दृष्टि गई 10th इसकी? चौथी, 10th हाउस। 10th हाउस पर। मंगल की चौथी दृष्टि इस कुंडली में कौन से घर पर है? 10वें घर पर। और वो घर किसका हाँ, है? मंगल का। तो इसका मंगल मतलब का। क्या हुआ? मंगल चौथी दृष्टि से 7वें घर में बैठ के अपने ही घर को देख रहा है, जो कि उसका 10वां घर है। हम्म यही मतलब हुआ। हम्म मंगल 7वें घर में बैठ के चौथी दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है। कौन से घर को? 10वें घर को। 10वें घर को। ठीक है, ये तो हो गया इसका हम्म चौथा एस्पेक्ट। 7वां एस्पेक्ट किसको दे रहा है? ये लगन को दे रहा है, हम्म क्योंकि इसके ऊपर कौन है? लगन है। किसकी राशि है? हम्म चंद्रमा की। ठीक है, 8वां एस्पेक्ट कहाँ पे जाएगा? 7 तो यहाँ पर हो गया, सामने वाला 7वां घर होता है। 8वीं दृष्टि किस पे जा रही है इसके? दूसरे घर पर, सेकंड हाउस। सेकंड हम्म हाउस। लिब्रा। नहीं, सेकंड हाउस पर, लियो पर। हम्म सॉरी। सूर्य भाई ये का आप काउंट करोगे तो 7 तो यहाँ तक आएंगे ना, लगन तक घर। 1 2 लियो। 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि हम्म मंगल की 8वीं दृष्टि इस कुंडली में दूसरे घर पर जा रही है। और दूसरा घर हम्म किसका है? वो सूर्य का। सूर्य का। सूर्य का। इतना क्लियर है? जी। मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि क्लियर है आपको? हम्म या एक और एग्जांपल कराने की जरूरत है? करा देते हैं, करा दीजिए सर। करा देते हैं। यहाँ पर बताइए मंगल कौन कौन से घरों को देख रहा है इस कुंडली में? मंगल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस कुंडली में मंगल कौन कौन से घरों को देख रहा है? मंगल 11th हाउस। 11th हाउस को देख रहा है सर, 11th को देख रहा है, और 9th को देख रहा है 12th हाउस को देख रहा है, ठीक और है, 9th 8 और 8th हाउस को देख रहा है सर। वेरी गुड। 8 11। चारों चारों जी ने बिल्कुल सही बताया। बाकी भी अपने विचार दीजिए, जिसको समझ में नहीं आया वो है इसकी। ये मंगल बैठा है 5th हाउस 8:30 में। के बाद बोला था मैंने। मंगल बैठा है 5th हाउस में। यहां से चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3 4, 8वें घर पर। 8वें यानी घर पे। बृहस्पति के ऊपर जा रही है। घर किसका है? शनि का है। शनि ठीक का। है, 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 11वें घर पर। किसका घर है वो? 11वें घर पे। किसका घर है वो? शुक्र का। शुक्र का। 8वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 12वें घर पर। किसका घर है? बुध का। वहां बैठा कौन है? शनि। हम्म। क्लियर है?
यानी कि हम मंगल के केस में बोलें तो हम ये बोलेंगे कि जी मंगल की चौथी दृष्टि 8वें घर पर जा रही है और 8वें घर तथा बृहस्पति को देख रही है, और मंगल की 7वीं दृष्टि 11वें घर पर है जो शुक्र का घर है। मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर है जहां पर शनि भी बैठा है। ठीक है, चलो जी एक एग्जांपल और कर लेते हैं। इसमें चेंज कर लेते हैं, सेम आ गया था। यहाँ पर बताइए मंगल किन किन घरों को देख रहा है? विनीता जी बताइए मंगल की दृष्टि किस किस घर पर है? 6, 9, 10। छठा घर, छठा घर, छठा घर और आठ, और सर 6, 9, 10। आठवां छह, घर, छठा, 9वां और 10वें घर पर। 10वें घर में। हाँ। छठे घर पर कैसे आई? मंगल की चौथी दृष्टि, 1 2 3 4। ठीक है, 7वीं दृष्टि अपोजिट में यानी कि 9वें घर पर। 8वीं दृष्टि कहां पर आई? 10वें घर पर। 10वें घर में। ठीक है, क्लियर है इतना? मंगल की दृष्टि में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। ठीक है जी, अब हम करते हैं किसकी? गुरु की, बृहस्पति की। बृहस्पति यहाँ पर बैठा है छठे घर में। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं? 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वीं तो कॉमन है सबकी, तो बृहस्पति के पास स्पेशल 2 एस्पेक्ट है, वो है 5वां और 9वां। 9वां, बृहस्पति बैठा है यहाँ पर छठे घर में, तो 5वीं दृष्टि बृहस्पति की कौन से घर पर जाएगी? 11वां 10वें घर, घर। 10वें सर घर पर 10th जाएगी। हाउस पे, 10th 10th हाउस। हाउस पे। अगर आप बृहस्पति से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, हाँ हाँ ठीक है। 10वें घर 10वें पर घर, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि हम्म 12वें घर पर है चंद्रमा हाँ के ऊपर। और 9वीं हम्म दृष्टि कहां पर जाएगी? 7 तो चंद्रमा तक हो गया, 8 9 दूसरे घर पर, दूसरे घर। हम्म जहां पे शनि बैठे। ठीक है, हम्म क्लियर है इतना? अपने ही घर को जी। देख रहा है ना। यस। अब और लगा लीजिए, एक और लगा देते हैं ऐसी कुंडली बृहस्पति के लिए। ये बृहस्पति लगन में बैठा है, कौन कौन से घरों को देखेगा? बृहस्पति 7th को देखेगा एक तो, 4th फोर्थ, 5th हाउस को देखेगा, और 9th को। ये तो 7th और सिंपल ही 9th। लगन है ना। लगन में बैठा है तो यहाँ से 5वीं दृष्टि 5वें घर पर, 7वीं दृष्टि 7वें घर पर, 9वीं दृष्टि 9वें घर पर, क्योंकि लगन में 9वें घर बैठा पे। था। चलिए जी और कर लेते हैं। अभी बृहस्पति की कहाँ कहाँ कौन कौन से घर पर दृष्टि जाएगी? दूसरे घर में बृहस्पति बैठा है तो ये कौन कौन से घर को देखेगा? बृहस्पति 6, 8 और 10। 6 8 और 10। 5वीं दृष्टि से छठे घर को देखेगा, 9वीं दृष्टि से 8वें को, सॉरी 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेगा, और 9वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा। क्लियर है? हाँ। ठीक है जी। अब इसी में बताइए शनि की दृष्टियां कहाँ कहाँ पर जाएंगी? शनि की एक दृष्टि होती है तीसरी, एक होती है 7वीं और एक होती है 10वीं। तो सबसे पहले तीसरी दृष्टि इस कुंडली में कौन से घर पर जाएगी? 7वें घर। 7वें घर, 7th हाउस में। 7th हाउस पर। 1 2 3, यानी कि सूर्य को देख रहा है, केतु को देख रहा है और मंगल की राशि को देख रहा है, 7वें घर को देख रहा है। इतना कुछ हमें समझना है। 7वीं दृष्टि कौन से घर पर जाएगी? 11वें घर पर। ये तो 7th। क्लियर है। तो 7 यहाँ तक हो गया, यहाँ से आगे 10 करना है। 7 8 9 10। 10वीं दृष्टि कौन से घर पर जाएगी? दूसरे घर, दूसरे घर पे। यानी कि किसके ऊपर? गुरु के ऊपर। क्लियर है? ठीक है जी, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस कुंडली में बताइए शनि कौन कौन से घरों को देखेगा? 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस को देखेगा तीसरी दृष्टि से। 8, और 8th हाउस को देखेगा 7वीं दृष्टि से। हाँ जी 11th। 11th हाउस को देखेगा 10वीं दृष्टि से। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। क्लियर होगी दृष्टियां?
राहु केतु की भी गुरु की तरह काउंट कर सकते हो। हम्म, ठीक है जी। अब मुद्दा ये आता है कि इन प्लैनेट्स को स्पेशल दृष्टियां क्यों मिली, ये भी तो एक मुद्दा है ना। बाकी सबको तो साथ में मिली, यह दृष्टि हम क्यों ले रहे हैं, यह दृष्टि का क्या महत्व है हमारी इस होरोस्कोप में, क्यों हम लेते हैं दृष्टि। अब आप एक बात बताओ, हमने जब घर बोले, जब हमने घर बोले तो हमने किसी को लगन कहा, किसी को दूसरा घर कहा, किसी को तीसरा घर कहा, उनके अपने अपने कारक तत्व हमने कहे। फिर उनकी पहचान किससे हुई कि उस घर पे नंबर कौन सा डला हुआ है, तो उसका मालिक वही बन जाएगा जिसका नंबर आ जाएगा जिसके घर पर, जैसे अपने हाउसिंग सोसाइटीज में होता है या अपने प्लॉटिंग में होता है। जिसका नंबर आ गया उसका घर हो गया, कि जी ये नंबर उस व्यक्ति का है, ये नंबर उस व्यक्ति का है, ये नंबर उस व्यक्ति का है। ठीक है, इससे पहचान हो गई। तो लगन में अगर 2 नंबर की राशि हो गई तो आपको समझ में आ गया कि जी लगन में 2 नंबर की राशि है, तो मतलब ये वृषभ राशि है, वृषभ इसका लगन हो गया और इसका मालिक शुक्र है, यानी कि लग्नेश आपका शुक्र हो गया। क्लियर है इतना। अब जो है आप एक बात बताइए कि जो चौथा घर होता है, हम मंगल से स्टार्ट करते हैं, हम मंगल से स्टार्ट करते हैं, तो मंगल कौन सा, चौथा जो घर होता है वो किस चीज का होता है, माता का। माता माता का, का। हमारे घर के सुख का। हम्म हमारा घर होता है चौथा घर, जिसमें हम वास करते हम्म हैं, जिसमें हम रहते हैं। और जब हम्म मंगल को हमने संज्ञा दी स्टार्टिंग में, जब हमने गृह मंत्री परिषद में लगाया, तो मंगल कौन था, कमांडर इन चीफ, सेनापति। हम्म हम्म तो सेनापति था तो वो क्या बना, प्रोटेक्टर बना, प्रोटेक्ट करता है अपने राज्य को, अपने देश को, हम्म अपने जिसकी तरफ से भी लड़ रहा होता है, उसका काम क्या है कि किसी भी हालत में मुझे उसकी रक्षा करनी। और हम्म चौथा भाव है हमारे मातृत्व का, यानी कि जो जिसको हम अपने अपने से लगाव रखते हैं या जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। चौथा घर क्या है, हमारा परिवार है अपना। तो हम्म मंगल की चौथी दृष्टि जिस भी घर पर जाएगी, मंगल की चौथी दृष्टि जिस भी घर पर जाएगी, उससे उस घर का वो रक्षण करेगा, उस घर से उसको लगाव रहेगा और उस घर से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनको वो बचाएगा, उनकी उनके उनके रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका मंगल लगन में बैठा है, आपका मंगल लगन में बैठा है, तो उसकी चौथी दृष्टि किस पे जाएगी, चौथे ही घर पे जाएगी। तो यानी कि अगर आपने इस व्यक्ति को इसके घर के बारे में कुछ कहा, इसकी माता के बारे में कुछ कहा, तो ये लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा, सोचेगा नहीं, ग्रहवान पकड़ लेगा आप। बात समझ में आई आपको। क्यों, क्योंकि वो एक तो प्रोटेक्टर है, और वो किसको चाह रहा है, वो चाह रहा है कि भाई चौथा घर है मेरी माता का, चौथा है मेरा परिवार, चौथा है मेरे घर से जुड़ी हुई सारी चीजें, चाहे वो प्रॉपर्टी की। अगर आप उनके बारे में उससे कुछ बात बोलोगे, उसका कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो वो मिनट से पहले लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई। मान लीजिए किसी का मंगल दूसरे घर में है, ठीक है। जब मैं बोलता हूं बिना कुंडली लगाए, तो आपको माइंड में क्लिक करता है कि दूसरा घर कुंडली में कहाँ होगा, कुंडली आपके माइंड में आती है। जी सर। वो परिकल्पना आप कर पाते हो कि ये कुंडली है, इसमें जी। दूसरा घर ये है। वो आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कुंडलियां बार बार बनाओ, ताकि वो आपके माइंड में प्रिंट हो जाए कि दूसरा घर ये वाला है। अब मंगल को अगर आप दूसरे घर में रखोगे तो उसकी चौथी दृष्टि कौन से घर पर जाएगी, छठे घर छठे पे। फिफ्थ, छठे घर में। काउंट करो पांच, दोबारा। पांच, नहीं, 2 पांचवा 3 पांचवा सर घर, 4, फिफ्थ पांचवा हाउस घर, में, पांचवा। फिफ्थ हाउस में फिफ्थ जाएगी। हाउस पर जाएगी। अगर दूसरे घर में मंगल होगा, लिख लो, कुंडली बना लो, और दूसरे घर में मंगल लिख के देखो, फिर देखो किस घर में जाएगी, 5वें घर में जाएगी। क्लियर है, 5वें घर पर जाएगी। अब अगर किसी का मंगल 5वें घर में बैठा है और उसकी चौथी दृष्टि 5वें घर पर, दूसरे घर में बैठा है मंगल और उसकी चौथी दृष्टि किस पे जा रही है, 5वें घर पर, तो अगर आप इसकी संतान के बारे में कुछ बोलोगे तो ये आपसे लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि 5वां घर अच्छा। किसका है, संतान का, और मंगल का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। हम्म पांचवा घर प्रेम संबंध का है, तो उस केस में भी उस केस में भी
पांचवें घर से जुड़ी हुई हर चीज के लिए वो प्रोटेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ओके, जी। तो शुभ हो गई ये दृष्टि, है ना? अभी शुभ अशुभ अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम इतना समझ रहे हैं कि ऐसे करेगा ये। अब उसके आगे सातवां घर तो सामने बैठा है, सामने वाले को वो देख रहा है। ठीक है, सिर्फ अभी इसको मान के चलो कि वो उसको देख रहा है। अब आएगी उसकी स्पेशल दृष्टि, वो है आठवीं दृष्टि। ठीक है, कुंडली में आठवां घर किस चीज का होता है? तो खराब तो मतलब स्पाउस की फैमिली का, सही खराब पे मत जाइए आप, आठवां घर रिश्ते, किस चीज का होता स्पाउस रिसर्च, की फैमिली का सर। है? स्पाउस की फैमिली का। और किस चीज का होता है? रिसर्च, अकल्ट साइंस, लॉन्गिटिविटी, लॉन्जिविटी का होता है। कल्स अनअर्न्ड इनकम, आप एक बात समझ, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज। एक बात और समझ लो, आप जितनी भी जीवन में पीड़ाएं आएंगी, आपके जीवन में विशेषकर सडन पीड़ाएं आएंगी, कष्ट आएंगी, उसमें आठ घर उनको मेन रूप से देने का कार्य करेगा। क्योंकि आठवां घर अगर देखा जाए तो बहुत ही अशुभ घर होता है। ठीक है, पाताल की संज्ञा उसको दी जाती है, पाताल की। तो अब आप ये समझो, आठवां घर है पीड़ा का, जो हमने एक चीज और लिखी थी कि आठवां घर किस चीज का है? पीड़ा का। अब क्या करेगा? मंगल है प्रोटेक्टर, मंगल की आठवीं दृष्टि जिस भी घर पे जाएगी, उस घर के जो भी पीड़ादायक चीजें होंगी, उस घर की जो आपको पीड़ा दे सकता है, उनको वो नष्ट करेगा। मान लो अगर मंगल आपका लगन में बैठा है, तो आठवीं दृष्टि आठवें घर पर जाएगी, आठवें घर से जो पीड़ाएं आपको आनी थी उन पीड़ाओं का नाश करेगा। ओके, तो इसकी एट्थ एट्थ दृष्टि अच्छी होती है, यस, फोर्थ एट्थ सब अच्छी होती है। सबकी दृष्टियां अच्छी होती हैं। हम्म, अब दूसरा, मंगल बैठा है आपका तीसरे घर में, मान लेते हैं तीसरे घर से उसकी आठवीं दृष्टि किस घर पर जाएगी? 10वें, 10वें घर। पे। वेरी गुड, 10वें घर। 10th हाउस पर, वेरी गुड। अब आपके कार्य क्षेत्र में जो भी पीड़ाएं आने वाली हैं, या कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा है जो आपके प्रोफेशन में पीड़ा उत्पन्न करने का कार्य करेगा, तो ये मंगल उसको निपटा देगा। ओके। थर्ड हाउस में अगर आपका मंगल बैठा है और 10th हाउस पर उसकी आठवीं दृष्टि आ रही है, अगर कोई भी आपके प्रोफेशन को डिस्टर्ब करना चाहेगा, कोई भी आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, कोई भी आपकी डिग्निटी को हार्म करेगा, उन सबको निपटाने के लिए थर्ड हाउस का मंगल बैठा हुआ। ठीक है जी, इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, अब दृष्टि के संबंध में मान लीजिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मान लीजिए मैं पाकिस्तान चला जाता हूं। ठीक है, मैं पाकिस्तान चला जाता हूं और पाकिस्तान में जाके बैठ जाता, और मैं हूं देशभक्त किसका? भारत का। तो मेरी इंटेंशन क्या होगी वहां पर जाके? उसको भारत मान के लीजिए बारे में ही सोचोगे आप। कोई बर्बाद आतंक करना, कोई उसको बर्बाद आतंकवादी, करना। यही सोचेंगे। हम्म, यानी कि इसका मतलब ये है, आप दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं। आप किसी एक कॉलोनी में रहते हैं, किसी एक सोसाइटी में रहते हैं, तो कई बार आपने देखा है कुछ लोगों को आप ऐसे देखते हैं, या कुछ लोग जब आपके घर को देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भाई ये देख रहा है तो कुछ मेरा अच्छा ही करेगा, जो मित्र होगा आपका। लेकिन कई बार शत्रु भी देखते हैं आपके घर को, तो उससे क्या होता है, उनकी इंटेंशन क्या होती है? उनकी इंटेंशन ये होती है कि भाई इसका भला नहीं होना चाहिए, बल्कि चलते चलते मैं कुछ बुरा भी कर जाऊं तो अच्छा है। शत्रु की जो यही होगी इंटेंशन वो। तो अब इसका मतलब क्या है कि मैं जिस घर को देखूंगा, ये भी मैटर करेगा कि वो घर किसका है। बात समझ में आई? विशेषकर उस क्षेत्र, उस केस में जब हम उस प्लेनेट की बात करेंगे जो खासकर प्रोटेक्टर है, मंगल। क्योंकि मंगल का कारक तत्व है किसको प्रोटेक्ट करना? अपने लोगों को, ना कि दुश्मनों को। तो मंगल अगर दुश्मन के घर को देखेगा तो उसकी बर्बादी का भी बंदोबस्त करेगा।
बात समझ में आई? जब भी कोई प्लेनेट अपने शत्रु प्लेनेट के घर को देखेगा, उसका वो कुछ भला नहीं करने वाला, उसका वो बुरा करने की ही कोशिश करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी हमने ये नहीं पढ़ा है कौन सा प्लेनेट किसका मित्र है, कौन सा प्लेनेट किसका शत्रु है। तो अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी प्लेनेट अपने मित्र के या अपने घर को देखेगा तो उसका भला करेगा, अपने दुश्मन के घर को अगर देखेगा तो उसका बुरा करेगा। क्लियर है इतनी बात? जी सर। कोई भी प्लैनेट अगर अपने मित्र को देखेगा, अपने मित्र के घर को देखेगा या अपने मित्र को देखेगा तो उसका भला करेगा, अपने घर को देखेगा तो भी उसका भला करेगा। अपने घर का तो कोई बुरा करता ही नहीं, लेकिन अगर अपने शत्रु के घर को देखेगा तो उसका बुरा करेगा। मेरा एक डाउट है। नहीं, डाउट अभी नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, डाउट क्लियर हो जाएगा। विशेषकर ये किस परिस्थिति में होगा? मंगल और शनि जैसे प्लेनेट के केस में जरूर होगा, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल है प्रोटेक्टर, मंगल है सेनापति। तो वो तो पूर्ण रूप से उसी का भला करेगा जो उसके देश का है, उसके जैसा है। अब कुछ लोग होते हैं ज्ञानी लोग, कुछ होते हैं मुनि, कुछ होते हैं धर्मात्मा। उनका नेचर क्या होता है? सबका भला करना। यही होता है ना, जो भले इंसान होते हैं वो क्या करते हैं? वो तो हर किसी का भला करते हैं। उस केस में गुरु जो है बृहस्पति, इनमें सबसे देवगुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेनेट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ राशि, जिस भी घर पर जाएगी उसका भला ही करेगी। इवन आप ये लिख लीजिए, बृहस्पति की दृष्टि स्पेसिफिकली 5वीं और 7वीं, सॉरी 5वीं और 9वीं, बृहस्पति के केस में बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि जिस भी घर पर जाएगी वहां पर अमृत वर्षा करेगी, वहां पर अमृत वर्षा करेगी। 5वीं और 9वीं। 5वीं और 9वीं। अब हमने ऐसा क्यों बोला कि 5वीं और 9वीं दृष्टि इतना भला करेगी? बताइए आपको क्या लगता है, कुछ यूज कीजिए कॉमन सेंस। क्योंकि 5वां घर संतान का तो अपने बच्चों का भला चाहेगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मतलब वो तो जगह बदल सकता है ना, उनका घर तो बदल सकता है, फिर तो 5वां नहीं घर मतलब मिलेगा। 5वां दृष्टि तो घर सेम तो ही रहेगी ना, घर वो बैठा तो कहीं भी हो बृहस्पति, लेकिन दृष्टि तो उसकी 5वीं और 9वीं है ना। इंटेलेक्ट का है और 9वां धर्म का है। धर्म का है, गुरु भाग्य का भी है 9th। हाँ लक का भी है, 9वां घर लक का है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए आप ये समझो, मंगल के केस में हमने मंगल के कारक तत्व समझा। मंगल का कारक तत्व क्या था? प्रोटेक्टर का था, सेनापति का था। बृहस्पति का जो कारक तत्व है वो मंत्री का है, मंत्री यानी कि जो आपका सलाहकार है, जो, और ऊपर से क्या है? वो देव गुरु बृहस्पति है। तो उसका नेचर क्या है कि भाई जन समाज का, जन कल्याण का, देश का, हर किसी का भला करना। उसका फंडा बिल्कुल क्लियर है, भले से अपने घर में से भी कुछ देना पड़े तो दे दो, लेकिन सामने वाले का भला कर दो। संत महात्मा किसको बोलते हो आप? जो एक्चुअल में संत महात्मा होते हैं, तथाकथित नहीं। वो तो अपने घर के बारे में नहीं सोचेंगे, मेरे घर से भी जाता हो तो चला जाए, लेकिन पहले भला मेरे सामने वाले का हो जाए, समाज का पहले कल्याण हो जाए। होते हैं ना ऐसे लोग भी, अपना नुकसान करके भी दूसरों का भला कर देते हैं। उस केस में तो सबसे पहले तो बृहस्पति एकदम भला करने वाला है, उसका खुद का नेचर ये है। दूसरा, 5वीं दृष्टि जिस भी घर पर पड़ेगी बृहस्पति की, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जिस भी घर पर पड़ेगी, आप ये समझ लीजिए कि आपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे प्रारब्ध लेके आप आए हो, पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म आपके साथ हैं जिसकी वजह से जिस भी घर पर 5वीं दृष्टि जा रही है उस घर का कल्याण होगा। मतलब समझे आप, 5वां घर हमारे प्रारब्ध हैं। 5वां घर क्या है? हमारे प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कर्म है।
और उस घर का कल्याण किसके माध्यम से होगा? उस घर का कल्याण होगा आपकी लर्निंग की वजह से, आपके इंटेलेक्ट की वजह से, क्योंकि पांचवा घर हमारी इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है, हमारी लर्निंग्स है। एक मिनट बता दो। तो जितना भी आप लर्न करोगे उसका सीधा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा उस घर पर जिस घर पर गुरु की पांचवी दृष्टि जाएगी। मान लीजिए आपका बृहस्पति दूसरे घर में है, तो पांचवी दृष्टि आपकी जाएगी छठे घर पर। तो जो भी आप लर्निंग करोगे अपने जीवन में, या जो भी आप प्रारब्ध लेके आए हो, उससे भला होगा आपके छठे घर का। छठे घर का भला होने का मतलब क्या है? कि जो आपके एनिमी हैं वो नहीं होंगे, ऋण नहीं होंगे, शत्रु नहीं होंगे। अगर होंगे तो आप उनको अपने इंटेलेक्ट के माध्यम से खत्म कर दोगे, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, सिर्फ बुद्धिमत्ता यूज करते हुए। जितनी आपकी लर्निंग बढ़ती जाएंगी उतना ही आपका छठा घर इंप्रूव होता जाएगा, उतना ही आपके अंदर सेवा भाव आता जाएगा। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो उतना ही आप ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि छठा घर सर्विस का भी है, सेवा का भी है। अब पूछिए पूजा जी, आप क्या पूछ रहे थे? सर यानी कि हाउस नंबर 5 यानी प्लॉट नंबर 5 के कारण वो उनकी दृष्टि, पांचवी दृष्टि जिस भी घर पे पड़ रही है वो ग्रो करेगा, यही और अगर मतलब फिफ्थ पे निकलता है पढ़ ना? रही है तो तो नहीं नहीं, फिफ्थ फिफ्थ पे पढ़ रहा है तो फिफ्थ तो उसी के लिए है ही। फिफ्थ पे अगर पढ़ेगी तो आपको उत्तम संतान प्राप्त होगी, आपके अगर प्रेम संबंध हुए वो उत्तम होंगे, अगर आपकी जो बुद्धि होगी वो भी, इंटेलेक्ट जो होगा वो भी उत्तम होगा, आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर पाएंगे। अब दूसरा, अब उसकी जो दूसरी स्पेशल दृष्टि है वो कौन सी है? नवी दृष्टि। नवा क्या है? हमारा भाग्य है, हमारा धर्म है। हमारा भाग्य है और हमारा धर्म। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाला, धर्म का मतलब है जो नैतिक और अनैतिक कार्य आप करते हैं, जो आपको सही गलत करने की समझ मिलती है जहां से। तो जब भी नवी दृष्टि जिस भी घर पर जाएगी तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपके भाग्य में आपके कुछ पुण्य कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से वो नौवां घर चमक रहा है। गुरु से नौवां घर, कुंडली का नौवां घर नहीं, गुरु से नौवां घर। और जितना आप धार्मिक रहेंगे, जितना आप नैतिकता का ध्यान रखेंगे, जितना आप अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जितना आप अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जितना आप पिता के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जितना आप पिता से मिलकर चलेंगे, उतना ही आपका गुरु से नौवां घर चमकता जाए। यानी कि अगर आपका गुरु दूसरे घर में बैठा है तो उसकी नौवीं दृष्टि आपके 10वें घर पर आएगी। तो जितना आप नैतिक रहेंगे अपने कार्यों में, जितना आप पिता से मिलकर रहेंगे, जितना आप अपने सुपीरियर का या गुरु का बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उतना ही आपका 10th हाउस बढ़ता चला जाएगा। आपकी डिग्निटी, आपका मान सम्मान, आपका कार्य क्षेत्र, हर जगह वो आपको क्या देगा? आपके फेवरेबल रिजल्ट देने में मदद करेगा। और एक बात आप समझ लीजिए, गुरु की दृष्टि जिसके भी 10वें घर पे जाएगी, पांचवी या नवी, गुरु की दृष्टि जिस भी कुंडली में पांचवी या नवी अगर 10th हाउस पर जाएगी तो आपके मान सम्मान को, आपकी डिग्निटी को कभी कोई हार्म नहीं कर पाए, जब तक आप नैतिक हैं। गुरु के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको नैतिकता से ही चलना पड़ेगा। अगर आपने अनैतिकता की तो जो गुरु आपको आशीर्वाद दे रहा था वही गुरु आपको श्राप भी देगा। यहां तक क्लियर है? राइट। तो आप समझ लीजिए, आपकी कुंडली में जिसकी भी कुंडलियां हैं उसमें आप अपने गुरु को देख लीजिए कहां पर बैठा है, उसकी पांचवी दृष्टि, नवी दृष्टि जिस भी घर पर जा रही है वहां से बेहतरीन रिजल्ट आपको मिले। सर अगर छठे में और 12वें में कैसा रहेगा सर? छठे में तो रोग, शत्रु और ये सब है।
तो हाँ, रोग नहीं होंगे। तो आपको रोग कम होंगे, आपके ऋण कम होंगे, आपके शत्रु कम होंगे। आप अगर आप जॉब करते हैं तो आप डे टू डे लाइफ में जॉब करने में वहां पर अच्छे से मैनेज कर पाएंगे लोगों को। और बार बार 12वें में एक्सपेंसेस अननेसेसरी 12वें कम में होंगे। एक्सपेंसेस है, हॉस्पिटलाइजेशन है, तो उसमें दो चीजें होंगी, आपके हॉस्पिटल के चक्कर कम करा देगा। आपकी ट्रैवलिंग होंगी तो वो लाभदायक ट्रैवलिंग होगी। 12वां घर आपका बेड प्लेजर भी है, सैया सुख भी है, तो उसको कंफर्टेबल करेगा, वहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। 12वां घर आपकी नींद भी है, तो आपकी नींद अच्छी होगी। 12वां घर आपका विदेश से लाभ भी है, तो आपको विदेश से लाभ हो सकता है। बाकी और कॉम्बिनेशन भी हमने चेक करना। सर और 8वें घर से? 8वें घर से मतलब, अगर 8वें घर पे दृष्टि जाएगी, 8वें घर पे अगर दृष्टि जाएगी तो आपको 8वें घर से जुड़े हुए पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पीड़ाओं में कमी करेगा, सडन जो पीड़ाएं आती हैं उसके साथ साथ आपको पति है, मतलब मेल है तो अपनी ससुराल से उसको लाभ मिलेगा, फीमेल है तो उसके ससुराल से आपको लाभ मिलेगा। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली, क्योंकि 8वां घर आपका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी है। आप रिसर्च में अच्छे हो सकते हैं, आप अकल्ट में अच्छे हो सकते हैं, यानी कि आप ज्योतिषी अच्छा हो सकते हैं। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां से भी आपको सडन गेन्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर 8वें घर पे दृष्टि है तो इसकी दो तीन संभावनाएं बनती हैं। या तो आपका चौथे घर में हो गुरु, तो 5वीं दृष्टि आएगी। दूसरे घर में हो तो 7वीं दृष्टि आएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेशल दृष्टियों की, 5वीं की और 9वीं की। 9वीं दृष्टि कब आएगी उसके पास? जब वो 12वें घर में होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि चौथा, 8वां और 12वां जो घर है, हमने त्रिकोण लिखे थे, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, ये लिखे थे हमने। हाँ जी। 8वां, 8, चौथा, 8वां और 12वां जो है ये है मोक्ष त्रिकोण। तो मोक्ष त्रिकोण में समस्या ये है इस गुरु के साथ कि वो आपको भौतिकता की बातें नहीं कर रहा है, वो आपकी बातें कर रहा है मोक्ष की, कि आप इस सामाजिकता से, इस भौतिकता से छोड़ो और कहीं उस रास्ते पर चलिए जहां पे आपको क्या मिलने वाला है, मोक्ष मिलने वाला है। तो अब आप एक बात समझ लीजिए, अगर गुरु दूसरे घर का है, उसकी 9वीं दृष्टि जाएगी 10वें घर पर, तो जब आपको कोई गुरु ज्ञान देगा और आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोफेशन चमकेगा। लेकिन अगर आपका गुरु है चौथे घर का, तो जब वो आपको ज्ञान देगा तो उससे आपको मोक्ष पर चलने का फायदा मिलेगा, भौतिकता से या पैसे के संबंध में आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा उसके ज्ञान का। बात समझे? मतलब क्योंकि ये 9वीं 4 दृष्टि गुरु का ज्ञान है, 9वीं दृष्टि गुरु का मार्ग है, गुरु का ज्ञान है, गुरु की आपको दी हुई सजेशंस हैं। तो अब उस सजेशन से आपको क्या मिलेगा वो बताएगा गुरु की दृष्टि कौन से घर पर जा रही है। तो सर ये शिल्पी, 4 आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि 12वें घर पर जा रही है, तो अगर आप मुझे गुरु मानोगे और मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, तो उससे आपको 12वें घर के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मेन रूप से। नहीं सर, समझ में नहीं आया। माना आप कोई गुरु, माना आपको गुरु माना मैंने, तो 12वें घर के, मतलब वो तो 9वीं दृष्टि हुई मेरी। तो गुरु का ज्ञान 9वीं है ना, गुरु हाँ, का गुरु का ज्ञान को है। गुरु कौन से घर से देख रहे हो आप? 9वें घर से। हाँ जी। तो गुरु जो आपको कोई रास्ता बताएगा, जिसको आप गुरु मानोगे, वो भौतिकता से जुड़ी हुई चीजों में ज्यादा आपकी मदद नहीं करेगा। या ऐसे समझ लो, अगर बताएगा भी आपको रास्ता तो उससे फाइनेंशियल गेन्स उतने नहीं होंगे जितने आपको मोक्ष से जुड़ी हुई चीजों पर होंगे। ओके। तो आप एक चीज समझो, जितना बार भी हमारा वार्तालाप हुआ है आज तक, आप पूरा रिकॉल कर लो, उनमें मैक्सिमम टाइम मैंने आपको क्या बोला? हाँ, चिल रहो। पैसे की तरफ मत देखो। तो सर ये जो 4 त्रिकोण है उसमें से एक तो बनेगा गुरु के केस में। अब अगर अर्थ त्रिकोण होगा, हाँ। चलो पहले धर्म त्रिकोण की बात कर लेते हैं। धर्म त्रिकोण के केस में क्या होगा? या तो गुरु लगन में बैठेगा, या गुरु 5वें घर में बैठेगा, या गुरु 9वें घर में बैठेगा। एक पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, ये कौन से त्रिकोण है? धर्म त्रिकोण। अब मान लीजिए गुरु आपका बैठा है लगन में, गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी बुद्धि के घर पर, संतान के घर पर, प्रेम संबंध पर और आपके पूर्व जन्म के कर्माश पर। तो जितना आप ज्ञान हासिल करेंगे उतनी ही आपकी संतान श्रेष्ठ होगी,
उतना ही आपकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, उतने ही आपके कर्म जो है, प्रारब्ध जो है वो यानी कि वो कटते जाएंगे अगर कुछ नेगेटिव है तो। और अगर कुछ नेगेटिव पिछला कुछ आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आगे पुण्य कर्म जुड़ते चले जाए। और अगर आपका कोई प्रेम संबंध है तो वहां से आपको लाभ मिले। बात समझ में आई? ज्ञान आप हासिल कर रहे हो लेकिन संतान उत्पन्न भी आपकी श्रेष्ठ होगी उस ज्ञान के कारण। अब नौवीं दृष्टि किस पे आएगी इसकी? नौवीं दृष्टि आएगी इसकी 9th हाउस पर। 9th हाउस किसका है? गुरु का है, पिता का है। अब इस केस में क्या होगा कि आपको पिता श्रेष्ठ मिलेंगे, या पिता से आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, या पिता की जो भी गाइडेंस लेके आप कार्य करेंगे उसमें आपकी डेस्टिनी में कोई भी रोड़ा उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी। या जब जब आप मुश्किल में होगे, जब जब आप अपने आपको फंसा हुआ पाओगे, तब तब पिता या गुरु आकर आपको कोई रास्ता बता देंगे और उस सिचुएशन से आप बाहर निकल। किसी भी लगन वाले गुरु को आप देख लेना, जब भी वो प्रॉब्लम में फंसेगा कोई ना कोई उसको ऐसी गाइडेंस दे देगा कि वो उससे बाहर आ जाए इमीडिएटली। जैसे ही वो भगवान को याद करेगा, अपने गुरु को याद करेगा, उसको रास्ता मिल जाए। यानी कि ईश्वरीय सर और नैतिक अगर नैतिकता से अगर चलेगा। हमारा जुपिटर 5th हाउस में है सर तो क्या होगा फिर? हाँ वो भी बता एक मिनट। हाँ जी सुनील जी, क्या बोल रहे थे आप? है ना? इसमें नैतिकता एक कंडीशन है कि नैतिक हाँ, कामों गुरु में ही के हाँ। केस में नैतिकता एक कंडीशन है। नैतिकता अगर आपने त्यागी तो मैंने बोला ना, या तो वो आपको क्या देगा, या तो वो आपको देगा आशीर्वाद, या फिर आपको वो देगा श्राप। अब लेना क्या है वो आपके हाथ। अब आपका गुरु मान लीजिए 5th हाउस में है, तो 5वीं दृष्टि किस पे जाएगी? 9th हाउस पे। तो आपका भाग्य चमक गया। जितनी आप नॉलेज इकट्ठा करते जाओगे उतना आपका भाग्य चमकता जाएगा। यानी कि आपका भाग्य आपको फुल रूप से सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। आपके गुरु के ज्ञान से या आपके पिता की गाइडेंस से क्या चमकेगा? आपका पूरा व्यक्तित्व। क्योंकि लगन पे दृष्टि जाएगी, और लगन क्या है? आप खुद हैं। बात समझ में आई? इसी तरीके से 9वें घर में होगा। यानी कि आपका व्यक्तित्व चमकता जाएगा और आपका संतान के लिए अच्छा हो जाएगा। अब अगर वो कौन से घरों में है? अर्थ त्रिकोण में है, दूसरे, छठे और 10वें घर में। देखो आप गुरु के केस में ना एक चीज और समझ, मैंने जब गुरु को लगन में लिया तो मैंने लगन की बात नहीं करी। जब मैंने गुरु को पंचम हाउस में अभी बोला तो मैंने 5वें घर की बात नहीं की आपसे, सिर्फ 9वें घर की और लगन की बात की। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक इसका सिद्धांत समझ लो गुरु के केस में। मैंने पहले क्या बोला? जो संत मुनि दुनिया का भला करने वाले लोग होते हैं वो तो अपने घर से भी निकाल के सामने वाले को दे देते हैं। इसका मतलब आपने देखा है, दिया देखा है आपने? दिया, दिया जब जलता है तो क्या करता है? सब जगह दिया वो नहीं रोशनी जलता। देता है, लेकिन उसके खुद के नीचे क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। यानी कि गुरु की दृष्टि जहां पर जाएगी, उस दिए की दृष्टि जहां पर जाएगी वहां पर तो वो अमृत वर्षा करेगी, वहां तो वो कल्याण करेगी। लेकिन वो जिस घर में बैठेगा उस घर पे वो ध्यान नहीं देगा। मतलब जिसके लगन में गुरु बैठा हुआ आप देखोगे, आप उसका व्यक्तित्व चेक कर लेना, आप उससे पूछ लेना, वो पूरा ज्ञान दुनिया को बता देगा, अपने पे 1% भी अप्लाई नहीं करेगा। किसी का लगन में गुरु है यहाँ पे? किसी का नहीं है। चारू का। अच्छा, लगन में गुरु है तो ये सबको ज्ञान देंगे, अपने पे अप्लाई करने को छोड़। वैसे इनका शनि भी है वहां पर। हाँ शनि भी है। गुरु की क्या कंडीशन है? गुरु यही करवाता है। गुरु बच्चों को बढ़िया करेगा, सब सब पूरे संसार को वो ज्ञान दे दे। जब खुद की बात आएगी उसका कोई फोकस नहीं रहेगा। अब जैसे 5th हाउस में गुरु है तो वो अपनी संतान के प्रति बहुत लगाव नहीं रखेगा, या इसका मतलब ये होगा कि संतान उत्पत्ति में ज्यादा अपने आप का इंटरेस्ट नहीं लेगा। इस कारण से कई बार संतान उत्पत्ति देर से होगी, क्योंकि उसका फोकस ही नहीं है वहां पर।
उसका फोकस तो पूरी दुनिया पे बाकी पे है, लेकिन जहां वो बैठा है वहां पे फोकस नहीं। अब गुरु को हम बैठाते हैं अर्थ त्रिकोण में। गुरु को हम बैठाते हैं अर्थ त्रिकोण में। अर्थ त्रिकोण का मतलब क्या हुआ? दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर। दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर। अब अगर आपका गुरु दूसरे घर में बैठेगा सर जी, सर आप अभी पांचवें हाउस का बता रहे थे कि पांचवें घर में बैठेगा तो वो संतान के बारे में नहीं सोचेगा, भाग्य के बारे में सोचेगा। तो लग्न पे दृष्टि होगी नवमी, तो उसमें क्या होगा? लगन उसका अच्छा रहेगा, स्वयं का व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, उस पर फोकस करेगा। ओके, अपने आप पे फोकस करेगा। हाँ, उस समय अपने आप में फोकस करेगा। या मैं ये कहूं कि जब जब उसको जो भी गाइडेंस मिलेगी, उस गाइडेंस से उसका खुद का व्यक्तित्व निखरेगा। ओके ओके। हाँ, अब अगर दूसरे घर में गुरु है आपका अर्थ त्रिकोण में, तो अब क्या होगा कि दूसरे घर में बैठ जाएगा। तो दूसरा घर किस चीज का है? कुटुंब का। दूसरा घर क्या है आपका? संचित धन। दूसरा घर क्या है आपका? संचित धन। तो जिनका दूसरे घर में गुरु होगा, सिर्फ गुरु की हम बात कर रहे हैं, वो लोग सेविंग ओरिएंटेड नहीं होते, बचाने में विश्वास नहीं करते। उनको सेविंग करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो किसी को मना ही नहीं करेंगे पैसे देने के लिए। सर लेकिन कौन से घर में बैठा होगा तब? दूसरे घर में सेविंग करने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर उन्होंने इस घर को इग्नोर किया तो कभी भी सेविंग नहीं होगी। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि इसकी 5वीं दृष्टि छठे घर पर है और 9वीं दृष्टि 10वें घर पर है। तो इनका प्रोफेशन हमेशा चमकता रहेगा, प्रोफेशन में बहुत ग्रो करेंगे, प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड हाउस का जुपिटर। ओके। सेकंड हाउस का जुपिटर, इसलिए आप ये देखेंगे कि जब सेकंड हाउस का जुपिटर होता है तो लोग काफी बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, या सर्विस इंडस्ट्री में भी होते हैं, यानी कि अगर नौकरी भी करते हैं तो उसमें भी उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो दो घरों को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक छठे घर को, जो आपके शत्रु हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपकी सेवा है, जो आपकी डे टू डे लाइफ के भी जैसे आप डील कर रहे होते हैं वो भी है। दूसरा 10वां घर, जो आपकी डिग्निटी है, मान सम्मान है और आपका कार्य क्षेत्र। राइट। अब इसी गुरु को आप छठे घर में ले जाइए। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर गुरु, छठे घर में। क्या करेगा छठे घर का गुरु? ऋण रोग शत्रु उन पर तो ध्यान नहीं देगा। उस पे वो ध्यान ही नहीं देगा। इन वेल्थ अच्छा क्रिएट होगा। 5वीं दृष्टि उसकी जाएगी 10वें घर पर। जितनी वो नॉलेज इकट्ठा करेगा, डायरेक्टली उसका प्रोफेशन जंप करता हुआ चलेगा। जितना वो धार्मिक रहेगा, जितनी वो नैतिकता बरतेगा, जितना वो गुरु का गाइडेंस लेगा, उसकी सेविंग डायरेक्ट बढ़ती चली जाएगी। यानी कि आपकी वाणी, आपका कुटुंब, आपका पैसा, तीनों चीजों में वृद्धि होगी। और जिसकी कुंडली में भी छठे घर का गुरु होगा, उस व्यक्ति का जब से जन्म हुआ होगा, डेफिनेटली उसका कुटुंब बढ़ा हो और उसके घर का फाइनेंस भी बढ़ा हो। और छठे घर का गुरु भी आपको आपके प्रोफेशन में टॉप लेवल तक लेके जाता है। अब बात करते हैं 10वें घर के गुरु की। अब अगर 10वें घर में आपका गुरु है तो आपका फाइनेंस बढ़िया रहेगा। 5वीं दृष्टि आपके फाइनेंस पर आ गई, छठे घर पर आ गई, तो ऋण रोग शत्रुओं से आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन आप पूरा फोकस अपने प्रोफेशन पे नहीं कर पाओ। राइट। दूसरों को सलाह दे दोगे प्रोफेशन कैसे अच्छा करना है, पर अपने प्रोफेशन पे आपका पूर्ण फोकस नहीं रहेगा। क्लियर है? अभी सिर्फ अकेले गुरु की बात कर रहे हैं, और भी प्लेनेट हो सकते हैं साथ में, और भी इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। सुनील जी सोच रहे हैं अभी, क्योंकि उनके 3-4 प्लेनेट बैठे हैं, गुरु भी उनमें से एक है। कहाँ रहते हैं उनके? 10th हाउस में गुरु, शुक्र, सूर्य और कौन है? बुध।
अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल्थ तो होगी, वेल्थ होगी, दुश्मन कम होंगे। वेल तो रहेगी आपकी। और दूसरी बात, अब आप हम ज्योतिष सीख रहे हैं, तो ज्योतिष में वाणी का बहुत बड़ा रोल है। किसका? वाणी का। वाणी। आपने सुना होगा वाक सिद्धि, कुछ लोगों की वाणी सिद्ध हो जाती है। जिनके गुरु की दृष्टि दूसरे घर पर होगी उनकी वाक सिद्धि भी होगी। तो सुनील जी अगर किसी को बोल देते होंगे कि भाई तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो उसका प्रमोशन हो जाता होगा। ये ज्योतिष जानते हो या ना जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी मेरे हस्बैंड भी बोल देते हैं किसी को, ये तुम्हारा पर 1 महीने में अच्छा तो काम हो पता जाएगा, हो जाता है। अच्छा तो पता नहीं, लेकिन किसी को गुस्से में कुछ बोल देता हो तो वो हो जाता खराब। तो हाँ, वो भी होता है। सेम ही बात है तो ना, अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं है, मतलब वाणी सिद्ध हो गई आप। तो ऐसे लोगों को सुनील जी, अब आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि किसी को कुछ नेगेटिव नहीं बोलो, अच्छा ही बोलो। अगर हमारी वाणी से किसी का भला हो रहा है तो भला ही करते चलो, और कुछ नहीं कर सकते तो बोल दो कल्याण होगा आप। कल्याण बहुत ट्रिकी वर्ड है। अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका कल्याण होगा। ठोकर खा के होगा या अच्छा मिल के होगा, वो बात की बात है, वो भगवान डिसाइड करे। कल्याण होगा जिस भी रास्ते से हो। तो गुरु क्लियर हो गया आपको अर्थ अर्थ त्रिकोण में। अब है काम त्रिकोण। 3 7 11। यार 3 7 11। तीसरे घर में अगर आपका गुरु होगा तो उसकी दृष्टि किस पे जाएगी? 7th हाउस पर। आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपकी पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस की पार्टनरशिप के लिए बेस्ट है। आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है, क्योंकि 7वां घर आपके बिजनेस का भी है। और उसकी 9वीं दृष्टि किस पे जाएगी? 11वें घर पर, लाभ भाव पर, जहां से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका गुरु तीसरे घर में, 7वें घर में या 11वें घर में है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति डेफिनेटली होगी, चाहे जो हो जाए। अगर तीसरे घर आपका में। गुरु काम त्रिकोण में है, 3 7 11 में है, तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। और मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अच्छा है। सर आप ये जो भी बता रहे हैं, ठीक है, गुरु हम्म। यहाँ पर है तो ये फायदा होगा, या ये है तो ये होगा, ये सब नेटल चार्ट पर ही आधारित है या ट्रांजिट नेटल चार्ट? नेटल नेटल। चार्ट, नेटल चार्ट, ठीक। लग्न कुंडली पर। एक डाउट है, हम्म। काम मतलब 3 7 11 में होगा तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, मान लो 11 में ही बैठ गया तो उस पर तो उसका ध्यान ही नहीं होगा, फिर कैसे होगी? तीसरा घर 11 मनीष 11वें घर जीनियस। में, 3 7 11 में से अगर 11वें घर में बैठा तो क्या हो? हम्म। जो तीसरा घर है वो भी हमारे अंदर डिजायर्स देता है। तीसरा घर भी, जो भी चीज हम देखते हैं, जब उसकी टेम्पटेशन हमारे अंदर होती है, उसको पूर्ण करने की जो एक आसक्ति उत्पन्न होती है, वो 3rd हाउस देता है। उसी के माध्यम से आप पुरुषार्थ करते हो, फिर मेहनत करते हो 3rd हाउस के से, तो उसको अच्छा करेगा। और 7वां घर आपके अगेन फिर स्पाउस का है, पार्टनर का है, वो तो क्लियर है, वो क्लियर है, ठीक है। मोक्ष त्रिकोण तो बता ही दिया मैंने। हम्म। अच्छा, मोक्ष त्रिकोण में अगर वो चौथे घर में बैठेगा तो उसका जितना वो ज्ञान हासिल करेगा उतना उसका 8th हाउस अच्छा होता जाएगा। 8th हाउस अच्छा होने का मतलब है आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, सडन गेन्स होने स्टार्ट हो जाएंगी, पीड़ाएं स्टॉक आपकी कम हो मार्केट। जाएंगी। कोई भी पीड़ा है तो आप जैसे मान लो ज्योतिष से जुड़ गए और आपने अपनी कुंडली को समझ लिया, उसके हिसाब से आपने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया और आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी। 8th हाउस की आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। ये जो क्रिकेट में पैसे लगाते हैं आईपीएल वगैरह में, उसके लिए भी 8th हाउस का रोल है। सडन 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 गेन्स 8th हाउस। तो यानी कि 8th हाउस पे जब आपकी 5वीं दृष्टि जा रही है तो आपको ऑकल्ट से जुड़ी हुई चीजों में, इनहेरिटेड चीजों में, सडन गेन्स के लिए, पति के पैसे के लिए, पत्नी के पैसे के लिए, पति के कुटुंब के साथ, पत्नी के कुटुंब के साथ, उन सबके साथ वो अच्छे रिजल्ट देगा। वहां से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
अगली दृष्टि 12वें घर पर जाएगी तो यानी कि आपके हॉस्पिटल के खर्चे कम करवाएगा, आपकी ट्रैवलिंग अच्छी करवाएगा, यानी कि जहां आप ट्रैवल करोगे वहां से कुछ लाभ आपको मिल सकता है, आपको नींद अच्छी आ सकती है, आपके बेड प्लेजर ठीक रह सकता है। क्लियर है? जी। इसीलिए तो मैं हर क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ आपकी। क्या? अच्छा, गुड। तो ये देखो, ये तो होता ही है, आप अपनी स्किल इंप्रूव करते जा रहे हो, मुझे भी अपनी स्किल हमेशा इंप्रूव। तो पहले बैच से दूसरा श्रेष्ठ होगा, दूसरे से तीसरा होगा, तीसरे से चौथा होगा, चौथे से पांचवा होगा, पांचवें से, आज से 20 साल पता नहीं मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ या कैसा पढ़ा रहा हूँ, वो तो भगवान जानते आप हैं। ये तो तो एस्ट्रोलॉजर, आपको मालूम नहीं नहीं, मालूम होना अलग है, लेकिन करेगा तो किस परमात्मा ही ढंग ना। से पढ़ाएंगे, किस ढंग से पढ़ाएंगे वो। मतलब पता नहीं ना कितनी नॉलेज उस समय तक गैदर हो जाएगी या क्या। अब जितनी मैं कुंडलियां देखता जाऊंगा उतना अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उसमें एड ऑन होता चला जाता है ना। भाई अभी मैंने देखी मान लो 1000 कुंडलियां, 20 साल में हो सकता है मैं 10-20 हजार कुंडलियां देख लूं। अभी मैंने पढ़ाए 3-4 बैच, तो उस समय तक हो सकता है मैं 1000 बैच पढ़ा दूं। तो वो एक्सपीरियंस आपका एड ऑन होता चला जाए। अब इंटरेस्टिंग है 12वें घर का गुरु, इंटरेस्टिंग है इसमें 12वें घर का गुरु और 8वें इसका घर का मतलब गुरु। 12वें घर का गुरु तो कंजूस बनाता होगा। हाँ, अब पहले 8वें घर को समझ लो। आप 8वें घर में अगर गुरु बैठेगा तो वो क्या करेगा? वो 12वें घर को देखेगा। तो चलो, तो बैड प्लेजर ये वो अभी हमने जो डिस्कस किया वो तो समझ में आ गया, जैसे सिर्फ अभी हम बात कर रहे थे। उसकी 9वीं दृष्टि आएगी आपके 4th हाउस पर, यानी कि जो आपके घर का माहौल है, जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, वो अच्छी रखेगा। यानी कि जब जब आप किसी गुरु का आशीर्वाद लेंगे, समझो आप किसी का गुरु 8th हाउस में है और किसी के घर में कलह हो रही, ऐसे जातक को मैक्सिमम जितने लोग मिले सबके पैर छूने चाहिए। क्यों? ताकि उसको आशीर्वाद मिले। जैसे ही उसको आशीर्वाद मिलेगा वो उसके घर की डोमेस्टिक लाइफ को ठीक कर दे। क्योंकि 9वीं दृष्टि कौन से घर पर जा रही है? 4थे घर पर। समझ नहीं आया क्यों। हाँ सर, ये नहीं समझ में आया। 8वें घर से 9वीं दृष्टि कौन से घर पर जा रही है? चौथे पे। फोर्थ। 4थे पर, 4th हाउस पर। 9वीं दृष्टि कौन सी है? गुरु का आशीर्वाद। ओके। गुरु का आशीर्वाद, तो जब आप किसी का आशीर्वाद लोगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट कहां पर आएगा? आपके घर के वातावरण पर आएगा। मान लो किसी का गुरु दूसरे घर का है, उसके कार्य में कुछ रुकावट आ रही है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जितने लोगों के मैक्सिमम वो आशीर्वाद लेगा उतनी उसकी प्रोफेशनल लाइफ चमकती जाएगी। 8वें घर वाले की आशीर्वाद से चमकेगी डोमेस्टिक लाइफ। दूसरे घर वाले गुरु को अगर आशीर्वाद मिलेगा तो उससे चमकेगा उसका प्रोफेशन। क्लियर है? सर नहीं सर। अरे भाई, अगर 8वें घर में गुरु है, उसकी सर नहीं 9वीं। सर, मान लीजिए अभी आपने बोला दूसरे घर में गुरु है, चलिए हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं। हम्म, तो दूसरे घर में गुरु ए, है तो उसकी 9वीं दृष्टि कौन से हाँ घर पर जाएगी? 10वें घर पर। 10वें घर पे। हाँ। 9वीं दृष्टि का मतलब क्या है? गुरु, गुरु का आशीर्वाद। हम्म। तो जितने भी लोगों का आप आशीर्वाद लोगे या अपने गुरुओं का अगर आप आशीर्वाद लोगे या अपने गुरुओं की कही हुई बात पर चलोगे, तो उससे क्या चमकेगा आपके जीवन में? आपकी प्रोफेशनल लाइफ। क्यों? क्योंकि उस गुरु की दृष्टि है 9वें घर पर, सॉरी उस 9वें नहीं 10वें घर पर। उस दस गुरु में की, तीसरे। दूसरे घर में बैठे गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर है। इसलिए सीधा हम्म। सीधा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस होगी। ठीक है सर। अब छठे घर में अगर किसी का गुरु है, तो जब जब वो किसी से आशीर्वाद लेगा तो सीधा सीधा उसका फाइनेंस बढ़ेगा, उसकी सेविंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी 9वीं दृष्टि दूसरे घर पर आ रही है। क्लियर? आप आजमा के देखो इसको, अपने गुरु को देख लेना जिस घर में बैठा है, और देखो क्या चमकेगा आपकी लाइफ में। अब किसी का मान लो 12वें घर में गुरु है, 12वें घर में गुरु है, तो 12वें घर में गुरु जाने का मतलब ये है कि आपका खर्चे उर्चों पे तो कोई ध्यान ही नहीं रहेगा, कंजूस बना देगा वो आपको। लेकिन उसकी जो 5वीं दृष्टि है वो कहां पर जाएगी? घर के सुख पर, चौथे घर। 4थे घर पर। तो कुछ हो ना हो, जितनी वो नॉलेज इकट्ठा करेगा उससे उसके घर के सुख चैन में उसके मानसिक शांति उसको मिलने वाली।
यानी कि घर का लाइफ उसकी अच्छी होनी होती है, डोमेस्टिक। और 9वीं दृष्टि कहाँ पर जाएगी? 8वें घर पर। 8वां घर किसका है? उसके पति या पत्नी का पैसा। जिस भी जातक की आप कुंडली देख रहे हो, उसका 8वां घर किसका है? या तो पति या पत्नी की सेविंग्स का। तो अगर मान लो किसी मेल की शादी ऐसी लड़की से होती है जिसका गुरु 12वें घर पर है, उससे क्या होगा? उस व्यक्ति का जो फाइनेंस है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाए। बात समझे? मान लेते हैं किसी भी मेल की शादी, मतलब किसी जातक की शादी एक फीमेल से हुई, उस फीमेल की पत्री में गुरु 12वें घर में है, ठीक है? गुरु 12वें घर में है। उसकी 9वीं दृष्टि किस घर पर जाएगी? 8वें घर पे। 8वें घर पर। वो 8वां घर जो है उसके पति का तो संचित धन है, क्योंकि उसका 7वां घर कौन सा है? उसके पति का। नहीं समझ में आया? कुंडली लगा दूं? कुंडली लगा दूं। मान लो ये अच्छा, गुरु को मैं 12वें घर में कर देता हूँ। ये देखिए गुरु कौन से घर में है? 12वें घर में। ठीक है, मान लीजिए ये कोई मेल है, ठीक है, कोई ये अक्षय कुमार है, ठीक है, ठीक है जी। इसमें गुरु कौन से घर में है? 12वें घर में। 12वें। इसकी 9वीं दृष्टि कौन से घर पर आ रही है? 8वें घर पर। हाँ जी सर। 8वें घर पर आ रही है ना 9वीं दृष्टि। हाँ हाँ। तो जब इसकी 9वीं दृष्टि 8वें घर पर हो रही है, तो अगर ये मेल है, अगर ये मेल है, तो जब इसकी शादी होगी, इसके ससुराल पक्ष में धन आना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार देखा होगा ना आपने, कोई लड़की आपके घर आई शादी करके, उसकी शादी के बाद कुछ का तो ससुराल पक्ष कमजोर हो जाता है, कुछ का मजबूत हो जाता है। ऑब्जर्व किया है ये कभी? नहीं किया? यस सर, होता है। इसको फीमेल ही कर लो आप, हम तो बहू लेके आएंगे। बोलो नाम, बोलो क्या रखें इसका, इस लड़की का नाम बता दो। नाम नहीं बता रहे आप लोग? नाम तो बोलो। सर सुशीला रख दो। वाह, चलो जी, नाम रख दिया हमने, नामकरण हो गया है। अब इस लड़की की शादी होगी किसी से, ठीक है? तो जिस दिन ये लड़की शादी करके अपने ससुराल में जाएगी, उसी दिन से इसके ससुराल के फाइनेंस में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगर उनका टर्नओवर 10 करोड़ का था, तो शादी के बाद वो इंप्रूव होता जाएगा, और हो सकता है कि 10 के बाद वो 100 हो जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पति का घर कौन सा है? 7वां। हम्म। और उस पति का धन कौन सा है? संचित धन, 8वां घर। और वहां पर किसका दृष्टि आ रही है? गुरु की। क्लियर? सर और बड़ों के आशीर्वाद से और ज्यादा बढ़ेगा। और ज्यादा होगी। गुरुओं के, बड़ों के आशीर्वाद से और ज्यादा होगी। बात समझ में आई? अब अगर आपकी नजर में अब देखना, किसी भी महिला का चार्ट देखना जिसका गुरु 12वें घर में, और फिर उसकी शादी के बाद उसके ससुराल पक्ष की कंडीशन देखना कि क्या हुई है। चारू जी का लगन में है, संचिता का 8th हाउस में है, विनीता जी का पता नहीं है, सुनील जी का 10th हाउस में है, शिल्पी जी का 4th हाउस में है। पूजा जी आपका किस घर में है गुरु? पता नहीं सर, देखना पड़ेगा। शिल्पी जी बताओ जरा किस घर में है, शिल्पी जी बताओ। पता नहीं। पूजा जी का लड़कों को शादी 12वें घर के गुरु की लड़की से कर लेनी चाहिए अगर पैसा देखना है तो।
4th हाउस के गुरु से भी कर सकते हो, 5वीं दृष्टि 8th हाउस पे आएगी। सर पूजा जी का 7वें में। अच्छा 7वें में है। पैसे की जुड़ी हुई इच्छाएं पूरी हो जाएंगी उनके पिता। शादी पे फोकस नहीं रहेगा, 7वें घर से फोकस हट गया ना, गुरु बैठ गया वहां तो। हाँ जी, तो गुरु समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आया? अब आप सुनील जी आप बताओ, आपके जन्म के बाद से, क्योंकि आपकी 5वीं दृष्टि 2nd हाउस पर है ना आपके गुरु की, आपका गुरु दसम का है ना, दसम का। तो आप अपनी फाइनेंस की स्थिति बताइए। लगन क्या है आपका? एक्वेरियस। कुंभ लगन है, तो अपने ही घर को देख रहा है। कुंभ लगन का मतलब क्या है? दूसरे घर में किसकी राशि आएगी? गुरु की 12वीं राशि। अगर लगन 11 नंबर का है तो दूसरे घर में कौन सी राशि आएगी? 12 नंबर। नहीं आया 12वीं समझ में? जुपिटर। हाँ नहीं समझ गया। नहीं आप तो समझ गए, पूजा जी नहीं समझी, और कौन नहीं समझा? नहीं सर, एक बार फिर से बताइए। अगर 11 नंबर की पत्री बना लो, कुंभ लगन की कुंडली बनाओ रजिस्टर में, कुंभ लगन की कुंडली बना लीजिए। बना लिया? और 10वें घर में लिख दीजिए किसको? गुरु को। किस राशि में आएगा 10वें घर में गुरु? वृश्चिक में, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में। गुरु की 5वीं दृष्टि कौन से घर पर जा रही है? दूसरे घर पे। सेकंड। दूसरे घर पर। अब जब दूसरे घर पर जा रही है तो दूसरे घर में राशि किसकी है? किसका घर है वो दूसरा वाला? गुरु का। जुपिटर। जुपिटर का। अब गुरु अपने ही घर को देख रहा है, गुरु अपने ही घर को देख रहा है, तो क्या करेगा अपने घर का वो? गुरु तो सभी का भला करता है, अपने घर का भी डेफिनेटली भला करेगा। तो भला करने का मतलब क्या है? दूसरे घर से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, दूसरे घर से हम जिन जिन चीजों का विचार करते हैं, उन सब में वृद्धि करेगा, यानी कि उसके अच्छे रिजल्ट देगा। मतलब इनकी सेविंग्स अच्छी रखेगा, इनकी वाणी अच्छी रखेगा, इनकी आंखें अच्छी रखेगा, इनका कुटुंब अच्छा रखेगा। आंखें दिखाओ अपनी, आप बड़ी आंखें हैं। नहीं नहीं सर, आंखें तो स्क्रीन देख देख के खराब हो गई, मोबाइल देख के। चश्मा लगा कि नहीं लगा अभी? है। अच्छा ठीक है। कम है नंबर लेकिन अभी। हाँ कम है, ठीक है। अभी सिर्फ हमने इनका ग्रुप 3-4 प्लेनेट के साथ बैठा है, उस पर तो अभी हमने विचार ही नहीं किया है कि किस किस के साथ बैठे। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि गुरु अपने घर को देख रहा है तो उसकी डेफिनेटली वो वृद्धि रखे, तो इनको फाइनेंस में तो प्रॉब्लम नहीं होगी चाहे जो हो जाए। बताओ सुनील जी, कुछ कृपया अपने पॉइंट रखें, ऐसे इन जनरल रख दीजिए। ऐसा भर भर के तो नहीं है, लेकिन कमी नहीं, नहीं पड़ती है। कमी नहीं पड़ती है ना, भर भर के की कोई डेफिनेशन नहीं है ना, अभी अंबानी भी है और बाकी उससे नीचे भी हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आपकी सेविंग्स ड्रेन आउट नहीं होंगी, मेंटेन रहेंगी। कुछ कुछ पीरियड को छोड़ के हाँ ठीक वो रहा है कुछ, मतलब। हाँ वो रहेगा आपके पास। कई कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा करोड़ों की इनकम होगी, लेकिन सेविंग के नाम पर वो बोलेंगे भाई कमाया क्या, कमाया तो बहुत लेकिन है कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है कि 11वें घर से इनकम तो भर भर के आई है, लेकिन दूसरा घर बिगड़ा हुआ है आपका, थल्ले कुछ भी नहीं है। यानी सुनील कि जी। जमा पूंजी कुछ नहीं, आपको जमा पूंजी रहेगी, आप सेविंग्स कर पाएंगे, कितनी का भी मैटर नहीं, लेकिन सुनील जी सेविंग्स होंगी। 11th चाहे हाउस आप चाहे आप 10,000 रुपए कमाएं या 10 करोड़ रुपए कमाएं, सेविंग्स हमेशा होंगी। यानी कि ऑफ
शुरुआत में नहीं की है करियर के, वो थोड़ा अभी लेट की है। वो अभी हम वो भी देखेंगे ना, उस समय कौन सा टाइम चल रहा था आपका, महादशा कौन सी थी, अंतरदशा कौन सी थी, ट्रांजिट क्या कह रहा था उस समय पर। ये तो हमने बोला ऐसा जरूर होगा, लेकिन हमने ये नहीं बोला कब होगा। कब होने का मतलब क्या है, अभी हमने टाइम तो डिसाइड ही नहीं किया, लेकिन ऐसा होगा। लेकिन कब होगा वो देखेंगे हम महादशा से और ट्रांजिट से। ठीक है, क्लियर हुई बात। अभी तो सिर्फ हम बोल रहे हैं कि ऐसा होगा। अभी तो एक ही चीज देखा है, अब काफी चीजें अंदर यस। है। अब किसकी सुनील कुंडली, जी के तो 10th और 11th हाउस का एक्सचेंज भी है सर, किनका? सुनील जी का। अच्छा, तो और बढ़िया, प्रोफेशन के लिए किसका? बहुत अच्छा। हाँ, हाँ प्रोफेशनल। सुनील जी का अभी लगाते हैं, से- किसका चलो। देंगे? शिल्पी जी तो अपनी कुंडली लगवा लेती है ना, शिल्पी जी लगा देंगे आपकी कुंडली। हाँ लगा दो मेरी कुंडली। तो मेरी कुंडली तो वैसे ही एकदम वो है, क्या? बढ़िया है। खुला खुली वो है किताब। खुली किताब। कितनी 3 बार से चल रही है क्लासों में। अब जी बताओ, गुरु बैठा है इनका चौथे घर में। गुरु की दृष्टि किस पर जा रही है? 8th हाउस पर। 8th। ओ, 8th हाउस किस चीज का है? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का, ऑकल्ट का, सडन इसलिए गेन्स, कट साइंस में। सडन गेन्स का। तो आयु का। अब शिल्पी जी बताएंगे कि इनको सडन गेन कितने हुए हैं। तो इसके हिसाब से शिल्पी जी अच्छे एक बार एस्ट्रोलॉजर बताओ बन तो, सकते हैं। कितने हुए हैं आपको सडन गेन्स? सडन गेन्स मेरे को बहुत सारे हुए हैं। और वो डबल इम्पैक्टफुल है, क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि 8th हाउस के साथ साथ चौथे घर के स्वामी पर भी है और 8वें घर के स्वामी पर भी है। ऐसा बताइए, कौन बताएगा मैंने क्यों बोला ऐसा? जरा मुझे कोई कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कीजिए। मैंने कहा कि गुरु की दृष्टि चौथे घर के मालिक पर भी है और 8वें घर के मालिक पर भी है। चौथे घर का मालिक कौन है इसमें, शिल्पी जी की कुंडली में? शनि। शनि। 8th हाउस में बैठा है, उस पर दृष्टि किसकी है? गुरु की। 8वें घर का स्वामी कौन है? शनि। 8वें घर का स्वामी कौन है? नहीं नहीं, 8वें घर का सर बुध। 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 कहाँ बैठा है? 12वें घर में, उस पे दृष्टि किसकी है? गुरु की। कौन सी? 9वीं। यानी कि 8वें घर से जुड़े हुए तो सारे पहलू पॉजिटिव हो गए, चौथे घर से जुड़ा हुआ पहलू पॉजिटिव हो गया है। तो शिल्पी जी जो है सीधे प्रॉपर्टी पे मिलती रहती है शिल्पी जी को। तो सर ये तो स्पाउस की प्रॉपर्टी है। तो पूछ लो उनसे, वही बताएंगी वो तो किसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, तो स्पाउस की प्रॉपर्टी है मेरे पास। और उसकी मतलब आपकी हुई हुई। हाँ, मेरे पति हाँ, की बनी हुई है। सही बात है। चारू जी समझ गई। चारू जी भी समझ गई, पूजा जी भी समझ गई, सब समझ गए। सब समझ गई। हम्म तो और स्पाउस। इससे पहले भी देखो, ये भी शिल्पी जी, ये भी तो हो सकता था कि आपको जो उदयपुर वाला, कहाँ उदयपुर वाला, कहाँ मिला है वो फ्लैट? उदयपुर वाला आपको पैसे भी तो मिल सकते थे ना। मतलब। आपको फाइनेंशियल गेन्स के लिए 8th हाउस से आपको प्रॉपर्टी ना मिलके पैसा भी मिल सकता था ना कैश में। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको तो मिली प्रॉपर्टी। हम्म क्यों? हम्म क्योंकि फोर्थ हाउस किस चीज का है? आपकी प्रॉपर्टी का है। हम्म और फोर्थ लॉर्ड कहाँ गया? 8th हाउस में। हम्म तो अब या तो प्रॉपर्टी में नुकसान होगा या फायदा होगा 8th हाउस हम्म में जाने से। 8th हाउस तो पीड़ा भी है आपकी। हम्म लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे दृष्टि किसकी आ गई? गुरु की आ गई। हम्म। तो अब आप ये भी देखो, जो आपको प्रॉपर्टी मिली है उसमें बुद्धि कितनी लगानी पड़ी है आपको। हाँ, इसमें बुद्धि तो लगानी पड़ रही है, मतलब अभी तक लगानी पड़ रही है। क्योंकि जितनी बुद्धि आप लगाते जाओगे, जितनी आप नॉलेज इकट्ठा करते जाओगे, जितनी आप अपने को स्किलफुल बनाते जाओगे, उतनी आपकी प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी गेन होती चली जाएगी। हम्म 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 और आशीर्वाद लेते जाओगे तो 8th हाउस और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि 8th लॉर्ड भी 12वें घर में जाके बैठा है, उस पर गुरु की 9वीं दृष्टि है।
इनके 8th हाउस पे दृष्टि है, इसीलिए ये एस्ट्रोलॉजर मतलब इससे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी है, यस। ऑकल्ट साइंस। हाँ, शनि भी वहीं पे बैठा है। 8th हाउस तो एक्टिव ही है ना। अगर यहाँ पे कोई ज्योतिष सीख रहा है, ये ज्योतिष की बात कर रहा है, तो मतलब 8th हाउस का कोई ना कोई कनेक्शन है उसकी कुंडली में। कोई भी ग्रह बैठने से एक्टिव हो जाता है। यस। ओके। सर और 12वें घर पे नवी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो जितना आप आशीर्वाद लोगे उतना आपको मोक्ष मिलेगा, उतने आपके हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाएंगे, उतनी यात्राएं आपकी सुलभ हो जाएंगी, उतनी नींद अच्छी आपको आएगी, उतना आपका सैया सुख बढ़ेगा, उतना आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उतनी आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलेगी। खर्चे? खर्चे कम हो जाएंगे, मेंटेन रहेंगे। सर ये लग्न चार्ट से होता है और बर्थ वो मून चार्ट से भी होगा? मेनली लगन चार्ट से, दूसरे नंबर पे मून चार्ट से। ओके। मेन रिजल्ट लगन चार्ट से, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है लगन चार्ट। दूसरे नंबर पे इंपोर्टेंस हम देते हैं चंद्र कुंडली को, यानी कि जो चंद्रमा से बनती है। तीसरे नंबर पे हम इंपोर्टेंस देते हैं सूर्य कुंडली से, जहाँ पे सन की प्लेसमेंट होती है। तीनों मिला के जातक का ये देखते हैं। तीन नहीं देखते हम, मेनली लगन से ही है। लेकिन अगर आप तीनों से देख लोगे, कई बार ऐसा भी होता है लगन से फल नहीं मिल रहे होते हैं, किसी किसी के केस में कुछ अपवाद होते हैं जिसमें चंद्र कुंडली ज्यादा काम कर रही होती है, तो वहां पे चंद्र कुंडली को हम कंसिडर करते हैं। जब आगे चल के हम योगास की बात करेंगे, कौन कौन से राजयोग वगैरह आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो उनमें से एक ये भी आता है कि जब आपका सूर्य चंद्रमा लगन में ही बैठे हो, तो यानी कि आपकी तीन कुंडलियों की एक ही कुंडली बन गई है। क्योंकि लगन कुंडली भी वही है, चंद्र कुंडली भी वही है, सूर्य कुंडली भी वही है। तो अगर उसमें कुछ अच्छे योगों का निर्माण हुआ तो मतलब सुपर कुंडली हो गई है, अगर कुछ बुरे का निर्माण हुआ तो बुरे में भी सुपर हो गई है। जैसे हमने मोदी कुंडली में देखते हुए हमने क्या देखा था, मंगल और चंद्रमा लगन में थे, वृश्चिक लगन में, यानी कि चंद्र कुंडली भी वही थी, लगन कुंडली भी वही थी। तो डबल पावरफुल है वो कुंडली। तो बिल्कुल ही अपने मन से डिसीजन लेंगे वो अब तो। डबल पावर हो गई। यस। तो अभी दृष्टियां समझ में आई आपको। अभी शनि रह गया है, शनि को हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अभी तो शनि पे काफी कुछ चर्चा चलेगी। गुरु और हाँ मंगल तो समझ में आया आपको? अच्छा, मंगल का हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलो इन्हीं की पत्री से कर लेते हैं, शिल्पी जी की। इनकी कुंडली में मंगल बैठा है 11वें घर में, उसकी चौथी दृष्टि कहाँ पर जा रही है? दूसरे घर में। दूसरे घर पर। इसका मतलब क्या है, अगर कोई इनकी फैमिली के बारे में इनसे कुछ बोलेगा तो वो इनकी रडार पे आ जाए। प्लीज और कमेंट इनके तो करिए। लगन में राहु बैठा है तो पक्का रडार पे ही आ जाएगा। शिल्पी जी कुछ कमेंट करिए आप इस बात पर। हाँ सही बात है। क्या फैमिली को लेके प्रोटेक्टिव हैं आप? बहुत ज्यादा। और 8वें घर पर आ रही है 8वीं दृष्टि, तो मंगल का अपना भी छठे। घर है। हाँ, छठे घर पर, सो छठे घर पर आ रही है मंगल की 8वीं दृष्टि। इसका मतलब क्या है, ऋण रोग शत्रुओं के लिए ये। खत्म कर देगा उनको। यस। आप ये बताइए कि सुनील जी, आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पर है? सेम शिल्पी जी, ये अपना 11th हाउस में। अच्छा, 11। 11th हाउस में। चलो ये तो सेम ही हो गया। चारू जी, आपका कहाँ है मंगल? सर मंगल सर मंगल है 9th हाउस में। इनका मंगल है 9th हाउस में, पक्का ना? हाँ जी। तो चौथी दृष्टि किस में आ रही है? 12th हाउस में। 12वें घर पर। हाँ जी। 11वें 12वें पर, 12वें सॉरी। 12वें घर पर चौथी दृष्टि आ रही है और 8वीं दृष्टि आ रही है 4th हाउस पर। हम्म। तो अगर कोई इनको या इनकी माता को या इनकी प्रॉपर्टी पे कोई बुरी नजर डाले, उसका सफाया ये कर देंगे, यानी कि 4th हाउस से जुड़ी हुई चीजों में। दूसरा, अब 12th हाउस है। अब 12th हाउस क्या है कि वो तो खर्चों का है, तो ये खुद बताएंगी कि खर्चों के मामले में इनका जो एटीट्यूड है, जो इनका दृष्टिकोण है, वो किस प्रकार। सर खर्चे मुझसे हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी खर्चे हो जाते हैं।
अगर कोई और बोले, कोई और बोले मतलब करने के लिए, हाँ तो सोचती हूँ मैं। बात समझे आप? हाँ ये बहुत सोच समझ के करती है सर। 12th हाउस अच्छा के लिए, 12th हाउस के लिए प्रोटेक्टिव बना रहा है। 12th हाउस किस चीज का है? खर्चों का है। खुद से कुछ भी करें वो छोड़ दो, अपने संतान को तो लोग पीट भी लेते हैं ना, लेकिन कोई दूसरा पीटे तो नहीं पिटवाते ना। अच्छा। तो यानी कि इनको अगर कोई प्रोवोक करेगा खर्चे के लिए, उस केस में ये प्रोटेक्टिव हो जाए। हम्म। बात समझ ये में आई? क्या, ये क्या, ऐसे क्यों? जब करवाओगे इनसे खर्चा तब पता चले। नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि 12th हाउस आपके नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है अधिकतर। हम्म। भाई खर्चे हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, इन सब चीजों के लिए माना जाता है उसको। तो वहां पर हम्म। क्या है, एक तो कि खुद से खर्च कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। एक है कि कोई मुझे बोले और मेरा वहां पे कोई ऐसा नहीं है, तो मैं अच्छा ठीक है आपने बोला चलो मैंने खर्च कर दिया, कि कोई बात नहीं चलो कर देते। लेकिन इनके केस में क्या होगा, ये जरूरत से ज्यादा गणित लगा देंगे, प्रोटेक्टिव हो जाएंगी। वहां पर ये चाहेंगे कि मैं कहने से खर्च ना करूं, खुद से करना हो तो कर दो। और सर इसमें फिर विदेश यात्रा और ये उसको भी लिंक कैसे कर सकते हैं, मतलब ये सिर्फ खर्चों तक ही सीमित है ये? नहीं नहीं, उनको भी कर सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए ठीक है, लेकिन आपका मन होना चाहिए, जबरदस्ती आपको कोई नहीं ले जा सकता। हम्म। ओके। मतलब ये खुद से इससे खर्चे नहीं मैं करेंगी, ये इससे कैसे बोला? एक चीज और बोल देता हूँ। सैया सुख, सैया सुख अपनी मर्जी से मिले। ये आप बार बार अपने केस में और उसके केस में अलग अलग क्यों बता रहे हैं कि अपनी मर्जी से खर्च कर लेंगे, अपनी मर्जी से मिलेगा? वो ये कैसे इसलिए बता रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो प्रोटेक्टिव हूं ना उस चीज के लिए। मेरा मन है तो मैं खर्च कर दूंगा, मेरा मन नहीं है तो कोई मुझसे दूसरा बंदा अगर मुझसे चाहेगा खर्चा करवा ले तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रोटेक्टिव हो गया उस चीज के लिए। जैसे लगन में अगर मंगल है और 4th हाउस के लिए कोई बुरा बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा ना उसको, 4th हाउस को। हम्म। तो ये 12वें घर को प्रोटेक्ट करेंगी, इनका मंगल 12वें घर को प्रोटेक्ट करेगा। सर मंगल के केस में भी ऐसा होता है कि जिस घर में वो बैठा है उस घर के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा उसको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो गुरु के केस में है बस। ऐसे गुरु काम तो ज्यादा गुरु केवल करते हैं ना। मंगल तो अपने घर को जहां बैठेगा वहां भी करेगा अच्छे काम। गुरु तो देने वाला ही है ना? गुरु के साथ ये थोड़ी सी पीड़ा है। पूजा जी बताएंगे, सप्तम हाउस में बैठा है। नहीं समझ में आया मेरे को गुरु कुछ सप्तम चीजें, हाउस, पर ठीक है। सप्तम हाउस में बैठा है, तो आपका सप्तम हाउस के बारे में क्या दृष्टिकोण है, ये पूछा मैंने आपसे। वो तो स्पाउस के लिए है। हाँ तो वहां पे आपका दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है उस चीज को लेके आपका, वो बताइए। वहां पे ध्यान है आपका? ठीक है सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? बट उससे लेकर आपने जो कहा था ना कि इच्छा पूर्ति हो जाएगी, जो लेकिन चाहो अब कर अगर लो। अगर आपकी इच्छा होगी तो वो पूर्ण हो जाएगी। भले से साथ में उसी घर से। की, भले से साथ में घर की इच्छा क्यों ना हो। अच्छा, नहीं लेकिन आपने कहा था इच्छा पूर्ति, तो मैं फिर वो 5 ऐड करके देख रही थी, तो 11th। हाँ तो आप पर अपनी, आपके इच्छा आप अगर ये अपनी है, अपनी इंटेलेक्ट यूज करिए, जो भी आप अपना पढ़ेंगी लिखेंगी उस वो आपकी इच्छाएं पूर्ण करने में मदद करेगा। और जो अगर आप आशीर्वाद लेंगी तो वो 3rd हाउस को अच्छा करेगा। 3rd हाउस क्या है, आपका पुरुषार्थ है। 3rd हाउस क्या है, आपका सोशल सर्कल भी है। 3rd हाउस क्या है, आपका राइटिंग भी है। 3rd हाउस क्या है, आपका अभिनय भी है। 3rd हाउस क्या है, आपके छोटे भाई बहन भी है। 3rd हाउस आपका जो सोशल मीडिया है वो भी है। तो जितना आप आशीर्वाद लेते जाएंगे उससे तीसरा घर आपका चमकता जाएगा, आपका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। वहां से आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगा, वहां से आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, वहां से आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छा कर पाओगे, वहां से आपको छोटे भाई बहन का सहयोग मिल जाएगा, इतनी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी।
सोशल सर्कल कौन से घर से देखते हैं? थर्ड हाउस। थर्ड और 11th भी है, यार दोस्त, संगत। हाँ वही। अच्छा इसका अच्छा मतलब सर, थर्ड हाउस में ही गुरु अगर हो तो क्या होगा फिर? तो वो थर्ड हाउस ऐसे, जिसका थर्ड हाउस में गुरु होता है वो व्यक्ति अपने इस सोशल लाइफ को, सोशल मीडिया को, इन चीजों से दूरी बनाए रखता थर्ड और 11th बताया? है इस चीज सर्कल के लिए। हाँ, सर्कल। जिस देखो, थर्ड हाउस क्या है कि आप किस तरीके से आप कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से करते हैं ना। कोई भी रिश्ते की शुरुआत कहाँ से होती है? कम्युनिकेशन के माध्यम से होती है। हाँ। तो गुरु जिसका थर्ड हाउस में होता है, इन जनरली वो सोशल डिस्टेंसिंग एक तरीके से रखता अच्छा, तो सबको बताएगा कि भाई करो दोस्ती, लेकिन खुद नहीं करेगा, हाँ, खुद है। हाँ पीछे रह खुद, जाएगा, हाँ हाँ, खुद कम हो जाए। खुद और दूसरों दूसरा, से। ऐसा व्यक्ति कर्मठ होगा या नहीं होगा ये बताओ, अगर तीसरे घर में गुरु है तो। तीसरा घर आपकी पुरुषार्थ का है ना, मेहनत का है, नहीं होगा। करेज का है, हिम्मत का है तीसरा घर। तो जिसका गुरु बैठेगा, क्या उसमें हिम्मत होगी या नहीं होगी? नहीं। नहीं, अपने अपने लिए अपने नहीं लिए होगी, दूसरों के लिए होगी। दूसरों के लिए होगी। तो चलो, ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठ तो नहीं हो, लेकिन अगर कहीं भी नैतिकता या अनैतिकता की बात आएगी, वहां पर उससे ज्यादा बहादुर कोई भी नहीं। मतलब वो आप समझो कि कहीं किसी दो बंदों में लड़ाई हो रही है, और गुरु वाला, जिसके थर्ड हाउस में गुरु है, वो वहां से गुजर रहा है, और उसको ये समझ में आ गया कि एक बंदे को दबाया जा रहा है अननेसेसरली। वो वहीं पे अड़के खड़ा हो जाएगा, और सबसे पहले इंटरवीन करने वाला पहला व्यक्ति बनेगा, और ये बोलेगा कि आप इसको गलत बात पे क्यों परेशान कर रहे हो। यानी कि उसी बात पे उसमें अचानक से बल आ जाए। किंतु अपने लिए पराक्रम नहीं करेगा। उसको मिलता रहेगा साथ में, घर पे 11वें घर में दृष्टि है उसकी, आशीर्वाद जरूरत मिलता ही नहीं रहेगा, है। उसकी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी, 11वें घर से पैसे मिलते रहेंगे, उसको आता रहेगा पैसे। जरूरत ही नहीं रहेगी साथ में ना अगर करने अच्छा की। रहेगा, पार्टनरशिप का अच्छा रहेगा, पत्नी का अच्छा रहेगा, पति का अच्छा रहेगा, तो वहां से कुछ मिलता रहेगा आराम से। उसको क्यों करना है पुरुषार्थ? उसको तो ज्ञान बांटना है। तीसरा घर आपके उपदेश का भी होता है। उपदेश, उपदेश समझो, कथावाचक जो होते हैं। हम्म। तीसरा घर उस चीज का भी है। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में उच्च का गुरु तीसरे घर में, देखा है ना उनको, हमेशा किसके खिलाफ लड़े? वो अनैतिकता के खिलाफ। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लूंगा, बोला है ना उन्होंने गीता में। हम्म। धर्म की लड़ाई, फोर्थ हाउस का गुरु। चलो जी, फोर्थ ज्ञान, आज थर्ड। का ज्ञान कंप्लीट। थर्ड। थर्ड हाउस का गुरु। फिर उन्होंने क्यों उपदेश दिए जब उनका फोर्थ हाउस तो थर्ड हाउस में? धर्म के लिए दिए ना, अभी तो बोला मैंने, धर्म के लिए। औरों को दिए होंगे, उन्होंने खुद पे अप्लाई नहीं किए होंगे, ऐसा इस केस में भी होगा? दूसरों को ही दिए, अर्जुन को ही तो दिए उन्होंने, कौन से खुद से कराए? उन्होंने तो इतने बिना उपदेश दिए कि अर्जुन जो शस्त्र त्याग चुका था वो तैयार हो गया, खुद अपने परिवार का विनाश करने के लिए, धर्म की खातिर। सही है सर, पर वो खुद भी, खुद जैसे जरासंध को नहीं मार पाए, भाग गए थे वहां से, तो उसका खुद पर खुद अप्लाई पे नहीं किए। अप्लाई नहीं किया। अभी उनकी कुंडली आएगी, जब हम पूरा कंप्लीट करेंगे ना, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की कुंडली हम डिस्कस करेंगे। वो कुंडलियां भी आपने रट्टा लगा लिया ना, तो आप प्रोडिक्शन ऐसी करोगे फटाफट। तो वही करा दिखा दो सर। अच्छा। आज की कुंडली देख के भी, आज की क्लास के बाद भी, और पिछली कुछ क्लासेस के बाद आप पकड़ने लगे होगे कि इस व्यक्ति में क्या, इसका स्वभाव किस प्रकार का है, या इसके किस घर में क्या चल रहा है। पिछली बार भी हमने कुछ प्रोडिक्शन का पार्ट किया था, आज हमने दृष्टि करी है, अभी शनि की दृष्टि भी कर लेंगे। फिर अभी हमें एक्सचेंज थोड़े से हुए। एक्सचेंज भी किए थे हमने। अभी फिर राशियां भी आएंगी, अभी तो राशियों पे हमने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। अभी सिर्फ तो हमने, कंफ्यूजन ही लग रहा है सर, अभी तो मतलब सब चीज समझ में आ रहा, पर अप्लाई कैसे करें वो नहीं समझ में आ रहा। आएगा आएगा, नहीं अब तो आने लगा होगा। जैसे अब गुरु आपने बैठा हुआ देखा, तो आप करिए ना प्रोडिक्शन की, 5वीं दृष्टि कहाँ पर है, 9वीं दृष्टि के बाद कहाँ पर है बैठा, वो कहाँ पर है।
वो मैं अप्लाई तो कीजिए। और मैं पिछली तो बार अपने तो हमने ये भी करती किया था रहती कि हूँ। कौन से घर का मालिक लगन में बैठा है, 7वें घर का मालिक लगन में बैठा है, तो मतलब उसकी पति या पत्नी बैठेगा ना उसके बुद्धि में, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। 4th लॉर्ड बैठा है तो कौन करेगा, 3rd लॉर्ड बैठा है तो कौन करेगा, 11th लॉर्ड बैठा है तो कौन प्रभावित करेगा। ये तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आप दोबारा उस क्लास को सुनो और फिर अप्लाई करो। हम्म। और अप्लाई करो। कुंडलियां डल रही हैं, आप डाल रहे हैं, ये स्वाति डालती है, शिल्पी जी ने डाली, नवरंग जी ने डाली थी, और किसने डाली थी, और किसी ने तो शायद नहीं डाली, चारों ने कोई कुंडली नहीं डाली शायद अभी तक, सुनील जी ने भी नहीं डाली आई थी। पूजा तो जी सब, ने डाली थी। हाँ तो सब जो है एक एक दो दो कुंडलियां डालो ताकि कुछ डिस्कशन तो हो। मैं तो मांग लेती हूँ ऑफिस में कि मैं सीख रही हूँ, मुझे प्रैक्टिस के लिए चाहिए। हाँ सबकी मांगनी चाहिए, खासकर सीनियर्स की मांगनी चाहिए। जैसे ही कुछ 2-4 वर्ड बोलोगे आपके रिलेशन एकदम बढ़िया परफेक्ट, फिर आप उनके बॉस हो गए, ना कि वो आपके रहे। हाँ, फर्क तो पड़ता है, इमेज बदल जाती है। मैं सबसे पहले यही काम करता था, हाथ देखो और कुंडली देखो, बस फिर टेंशन खत्म अपनी। मेरे साथ भी हो रहा है ऐसे ही। चलो ठीक है जी, अगली क्लास बुधवार, तब तक प्रैक्टिस कीजिए इसका और इसको अप्लाई सर करना एक बात, स्टार्ट करिए। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, एक बात बस करनी है।